अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा यूँ समझिए कि तरबियती इज्तिमा इस वक्त रिकॉर्ड होने के मराहिल पर है और मुबल्लिगीन की एहतियातें, FTP का तरीका, रिकॉर्डिंग की एहतियातें, इस तरह लाइट की एहतियातें और दीगर मदनी फूल, हमें क्या क्या चीज़ें रखनी, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी और किस अंदाज से तरकीब देखनी है, किस अंदाज से नहीं देखनी, उनके अमली तरीके भी रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी है। और इसी की एक कड़ी इस वक्त हमारे दरमियान इस्लाम में मौजूद हैं और हम कैमरा यूज़ करने का तरीका सीखेंगे और साथ ही साथ हमारा इसके बाद दूसरा स्टेप होगा, वो होगा लाइट सही होने का तरीका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना, ये कैमरा PD-170 है। इसको हम यूज़ करते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए। प्रोफेशनल कैमरा है हमारे पास ये। इसको हम PD-170 कहते हैं। इसके हमारे पास एहतियातें हैं, सेफ करते हैं इस कैमरे को। ठीक है, इसके शटर है, इसको बंद करके रखते हैं। अगर इसको ओपन करते हैं तो लेंस खुल जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो और इसको हम सेव करना, लेंस को सेव करने के लिए इसको शटर को बंद करते हैं इस तरह। तो इसकी सेफ़ है, इसकी सफाई, इसके सब चीज़ें हम इसको केयर करते हैं। ठीक है, और इसको ऑन, बैटरी है हमारे पास, कैमरा ऑन करना है। ठीक है, तो इसकी बैटरी इस तरह लगती है। कैमरे की बैटरी इस तरह लगती है। ये कैमरे की बैटरी है। ठीक है, ये इस तरह इसको कैमरे में लगाते हैं। सर, आपने अभी इस वक्त ना दो बातें फरमाई हैं। लेंस आपने पैक रखा इसकी सफाई के हवाले से, दूसरी चीज़ अब आप इसकी बैटरी लगा रहे हैं जी। यानी सबसे पहली चीज़ जो है वो ये हो गई कि हमारे पास जो भी हमारे पास कैमरा है और कैमरे की एक हो गई केयर के हवाले से आपने एक बात ये बयान की कि इसकी LC जो आपका लेंस है वो बंद रहना चाहिए। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि अगर हम इसको बंद ना रखें, ओपन रखें, क्या हरज है? तो इसमें डस्ट जाएगी, उसका लेंस में डस्ट आ जाएगी तो हमारा बिल्कुल पुनः लेंस ख़राब हो जाएगा। लेंस ख़राब होगा, हम लेंस चेंज कर देंगे। लेंस इतने महंगे होते हैं, इतनी कॉस्टली होते हैं, आप कैसे इसको हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी। ये लेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको डस्ट से बचाना होगा। जब रिकॉर्डिंग होगी तो फिर आप इसको खोलेंगे और उसके अलावा आफ्टर रिकॉर्डिंग आप इसको बंद कर देंगे। जी। अब जब हम कैमरा यूज़ करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहली चीज़ बताई कि कैमरे को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर हम बैटरी लगाए बगैर क्या हम बैटरी लगा कर ही छोड़ दें? हमें क्या जरूरत है बार बार बैटरी निकालनी पड़ेगी। बैटरी लगी रहेगी, इसकी ख़त्म हो जाएगी बैटरी हमें इसको निकालनी है, इसको चार्ज करनी पड़ती है बैटरी को। जब भी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो इसको बैटरी को हमें लगाना है। यानी हमने जब भी मतलब रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए हम बैटरी को लगाएंगे और बैटरी को निकालेंगे और बैटरी जब हमारी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो हमें बैटरी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज बैटरी यूज होती रहेगी। तो बैटरी हमें चार्ज करनी होगी तो हमें चार्ज करने का तरीका भी बाद में बयान करेंगे। वो हमारे पास चार्जर होता है इसका, तो उस बैटरी को हम उस पर चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, कैमरे पे भी चार्ज हो सकती है बैटरी कैमरे पे भी। हम इसको कैमरे को पावर इसकी बंद रखेंगे और इसकी पावर सप्लाई लगा देंगे तो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। तो आप हमें ये दोनों तरीके भी बाद में दिखाएंगे। जी, इसको हम दिखा देंगे इसको, तो इसको किस तरह पावर सप्लाई लगती है, इसमें ओपन इसको लगा के कैमरे को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये कैमरा ऑन हो जाएगा। इसको बंद रखेंगे तो बैटरी चार्ज पे चलेगी। मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योर तरीका क्या है कि बैटरी निकाल लें इसकी, और बैटरी चार्जर है तो हम बैटरी चार्ज पे लगा लें तो कैमरा हमारा सेफ रहता है। इससे कैमरा ऑन नहीं रहेगा। कैमरा का भी कुछ ज़्यादा पावर अप डाउन आ गया, कुछ आ गया तो पावर से ये कैमरा भी उड़ सकता है। कैमरे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उसकी वजह से ये करेंगे कि हम बैटरी चार्जर ले लेते हैं। बैटरी चार्ज को हम उसके ऊपर चार्ज करेंगे। ठीक है। अब इसमें हमें इसको कैमरा ऑपरेट करने के लिए हमें इसको पावर को ऑन करना पड़ता है। कैमरे को, कैमरा है, मेमोरी है, तो कैमरा अभी इस टाइम पे ऑफ है। ठीक है, अब हमें कैमरा यूज़ करना है तो इसका हम कैमरे पे इसको स्विच करेंगे तो ये अब कैमरे पे चला गया। अब इसकी हमें कैमरा ऑन हुआ नहीं हुआ ये देखने के लिए हमें इसकी LCD ओपन करनी पड़ेगी। ये LCD इसकी इस तरह खोलेंगे, इसका शटर लेंस और उठा देंगे।
अब इसकी एलसीडी खुल गई है। अब इसकी एलसीडी को हमने ऑन कर दी है। अभी हमको नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, इसमें वाइट बैलेंस होता है और शटर भी है, इसमें फोकस भी करना है इसमें हमें। तो इसको हमें सबसे पहले हमें इसको वाइट बैलेंस करना है इसका। अच्छा, अब आपने एक बात ये बयान की है कि सबसे पहली चीज़ थी कि आपने लेंस खोल दी, हमारे लेंस खोल चुके हैं, बैटरी लग चुकी है। बैटरी लगने के बाद आपने स्विच दबाकर इसको मतलब आप समझे स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट किया और आपने अपना साथ अब आपको क्या कहते हैं इसको, एलसीडी ऑन कर दिया। एलसीडी ओपन करके इसको, अब एलसीडी देख लिया। अब इसमें हमें करना है वाइट बैलेंस। अब आपने एलसीडी भी इसकी ऑन कर दी और एलसीडी ऑन करने के बाद अब आप रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आपको सबसे पहले इसका वाइट बैलेंस करना है इसका कैमरे। वाइट बैलेंस कैसे करेंगे इसका? वाइट बैलेंस करने का तरीका हमारे वाइट बैलेंस कहते किसको है जी? वाइट बैलेंस का इसके लिए कलर हमें इसकी टून सेट करनी पड़ती है। हर लाइट जो भी हमारी सेट पे लाइट हुई हुई है उसके लिए हमें कलर टून इसकी सेट करनी है। तो कलर टून सेट करने के लिए कैमरा जो होता है अपनी टून खुद बनाता है इसके लिए, तो हमें इसको वाइट बैलेंस करना पड़ता है। कोई सी भी हर सेट के हर प्रोग्राम के लिए हमें लाइट करनी पड़ेगी। लाइट करने के बाद हमें इसको जो लाइट हुई हुई है उस वक्त उस लाइट के लिए हमें इसका वाइट बैलेंस नया करना पड़ेगा। हर लाइट पर आपको दोबारा करना पड़ेगा हर प्रोग्राम के लिए। हर प्रोग्राम की लाइट अलग होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसका वाइट बैलेंस अलग करना पड़ेगा। वाइट बैलेंस कैसे होता है, ठीक है, ये तरीका मैं बताता हूं। अगर हम वाइट बैलेंस नहीं करते और इसी तरह वाइट बैलेंस अगर हम नहीं करते, जो पिछला इसका कलर टून बनी हुई थी वही कलर टून इस पे चढ़ जाएगी। अब वो रेड थी या ब्लू थी, जो भी टून थी इसकी वो टून इसके ऊपर चढ़ जाएगी और शूट ख़राब हो सकती है। तो वाइट बैलेंस करेंगे हम कैसे? तो वाइट बैलेंस करने के लिए हमें इसका तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम इसको ऑटो कर देंगे, इसको अपर्चर इसका ऑटो कर देंगे, ठीक है। हमें इसका क्या होता है अपर्चर? इसके लिए हमें करना पड़ता है कि इसका जो कलर इसका अपर्चर अप डाउन करना है लाइट का, उसको हम सेट कर बिल्कुल ऑटो पे रख लेते हैं। जो भी लाइट होगी, जितनी भी लाइट होगी, उसको ये कैमरा इसको ले लेगा अपने लिए, सही है, ठीक है। उसके बाद हम इसका वाइट बैलेंस का बटन प्रेस करेंगे। ये है वाइट बैलेंस लिखा हुआ है इसके पास, तो इसको हम प्रेस करेंगे, ये वाइट बैलेंस पे चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुश बटन, इसको हमें पुश करना पड़ता है वाइट बैलेंस पे। और सबसे पहले इसको हमें वाइट चीज़ पे ही रखना पड़ता है। वाइट चीज़ पे क्यों रखें? ब्लैक पे रखें क्या? ब्लैक शीट पे नहीं रख सकते हम इसको, ब्लैक खत्म हो जाएगा, तो ब्लैक वाइट बैलेंस हो जाएगा फिर। तो ब्लैक वाइट बैलेंस हो जाएगा जी। तो ब्लैक वाइट तो हमें काला सफेद एक साथ जमा हो जाएगा। हमें वाइट जो टून होती है उसकी, वो हमें वाइट चीज़ के ऊपर कलर उसकी लेनी होती है। तो हमें इसको सबसे पहले इसको बिल्कुल वाइट चीज़ लेंगे, उसके ऊपर इसका वाइट बैलेंस करेंगे। ये इस तरीके से इसको प्रेस करना है, ये इसका वाइट बैलेंस हो गया। इसको हम वापसी जो फ्रेम हमें बनाना है उसके ऊपर वापसी आकर, ठीक है, चेक करेंगे। अब हमें रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले हमें इसको देखना पड़ेगा फोकस। इसका ये होता है, ये फोकस है इसका रिंग। जो का क्या फ़ायदा होता है? इसको हमें जो भी चीज़ को क्लियर करना है, हमें जूमिंग जूम आउट करना पड़ता है। तो वो जूम आउट क्या होता है? जूमिंग जूम आउट ये होता है, इसके ऊपर पहले फोकस का आपको बताता हूँ, फिर जूमिंग जूम आउट का बताता हूँ। फोकस ये है, ठीक है। फोकस का हमने पूछा कि ये क्या होता है। फोकस हमें ये करना पड़ता है, जो भी करेक्टर बैठा हुआ है उसके चेहरे पे जाके हमें इसको फोकस क्लियर करना पड़ता है। अगर फोकस नहीं करेंगे धुंधला हो जाएगा। जब भी हम जूम जाएंगे तो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, आपका चेहरा जो है धुंधला हो जाएगा। तो हमें उसको बिल्कुल क्लियर चाहिए। नहीं, आप एक मरतबा यूँ गोया कि आप प्रैक्टिस के तौर पर उसको चेक कर रहे हैं कि इन केस जब हम जूम इन जूम आउट होंगे, बिल्कुल करीब चले जाएंगे, तो उस वक्त वो चेहरा क्लियर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर फोकस आपका नहीं किया हुआ होगा तो चेहरा सारा जाकर वहाँ पर जाकर ख़राब हो जाएगा। और जो उसको आपको रिजल्ट चाहिए उससे पहले आपका फोकस होना ज़रूरी है जी। ठीक है, ये हमने डिफोकस किया और अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। या अब इसके बाद हम फ्रेम बना देंगे, ठीक है। अब हमारे अपर्चर पे आना है हमें, ठीक है। अब ये हमारे ये इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद आप पूछ रहे थे जूमिंग जूम आउट,
ठीक है। जूम इन जूम आउट ये होता है कि हमारे पास ये वाइट टेली जिसको हम कहते हैं, इससे हम जूम इन जूम आउट करते हैं। ये देखें, ये मैं अभी जूम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी से हम वाइट वापसी आ जाएंगे। इसी से हम जूम आउट हो गए। अब कैमरे के बारे में, ऑडियो मेन होती है हमारे लिए। जो कैमरे में ऑडियो लेनी होती है, माइक लगाना पड़ता है हमें। तो माइक, अब एक तो हमारे पास जनरल माइक होता है इसका यूज़ करने के लिए। कहीं आप गए हुए अब और हमें सिर्फ माइक की कवरेज लेनी है, तो जनरल माइक से दो कैमरे लगे होते हैं। तो एक जनरल माइक से ऑडियो ले रहा होता है। जनरल माइक ये होता है कि हमारे इसको डायरेक्ट माइक, कैमरे का माइक है ये, तो इसको जनरल माइक गुफ्तगू होती है, वो सारी हमारी चीज़ें जो भी आपकी होगी तो सबकी जनरल ऑडियो लेता रहेगा। ठीक है, ये पूरी सबकी जो भी ऑडियो है ना, सबकी आ रही होगी इसमें। अब जो माइक हम, दूसरा माइक जो हम लगाते हैं वो इसी माइक होते हैं हमारे पास। वो माइक हम इनको लगाएंगे, इसको इसमें ये कहना केबल लगती है हमारी, निकाल के दिखाएंगे। ये केबल इस तरह निकलती है और इस तरह इसकी केबल लगती है। इसमें फिक्स्ड है जी, ठीक है। इसमें ये फिक्स होनी चाहिए केबल। नहीं, ये केबल कैमरे के साथ अटैच है आपके। ये क्या, हमें जब भी माइक लगाएंगे तो इसमें हमें केबल लगानी पड़ेगी। दोबारा निकालेंगे तो इसको इस तरह इसको पुश करना पड़ता है, इसका बटन, और इसको फिर वो निकाल लेंगे इसको। ठीक है, फिर इसको दोबारा इसको प्रेस कर देंगे। सही तो है, ये उसमें लॉक की आवाज़ भी आती है। सही है। ये ले लेकर बैठ जाएगा तो इसकी लॉक की आवाज़ आएगी। अब इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसको माइक लगाते हैं तो इसको माइक पे रखना पड़ता है हमें, और इसको ऑन करना पड़ता है। जी, ये आपने माइक के लिए तो ये तो लगा दिया, लेकिन अब दूसरी तरफ कौन सा माइक लगेगा, किस तरह लगेगा, क्या एक होगा? माइक हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, एक ही माइक यूज़ कर रहे हैं। तो एक माइक का मैंने तरीक़ेकार इसका बताया आपको। एक माइक इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम, इसका एक माइक इसको मैं लगा के इसकी एक लाइन हमने इसमें ले ली और रिकॉर्ड कर लिया हमने। ये लाइन ली बाकायदा तो नहीं है ना? अब आप बताइए, इसका माइक से कौन से माइक से ताल्लुक है इस वक्त? अब ये माइक तो इतना कि जो केबल होती है वो माइक की केबल होती है हमारे पास। सही वो है। डायरेक्ट अब कैमरा आपका सामने लगा हुआ है, उसमें एक केबल आएगी है, XLR केबल कहलाती है। तो वो इसमें लगती है और माइक हमारे पास होता है, उसमें इसको लगा के इसको इस तरीके से कैमरे में लाइन ले लेते हैं और माइक हम कनेक्टर को लगा देते हैं। तो वो इसकी लगाकर ऑडियो भी दिखा दिया जाए किस तरह लगता है माइक। जी। माइक आपके पास होगा और इसकी ये XLR केबल जो है मैं अपने कैमरे में लगा लूँगा। सही है। एक XLR केबल इस कैमरे में लगती है। सही है। जब भी आप इसको अब यूज़ करेंगे तो इसकी ऑडियो में इसकी ऑन कर लूँगा। सलातु वस्सलामु अलैका देखिए या ये रसूल चल अल्लाह। रही है इसकी ये ऑडियो। दिखाइए। पहले आपको दिखा रहा हूँ, फिर कैमरे को दिखाता हूँ। ये ऑडियो आप बोलें, सलातु वस्सलामु ये आपकी अलैका शो कर रही है अब ऑडियो आपकी। इसी तरह अब मैं ये इसको देखेंगे कि ये आप माइक पे बोलें, सलातु वस्सलामु अलैका या देखिए रसूल इसकी ऑडियो शो अल्लाह कर रही है इस पे। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये तो हो गया भाई वायर वाला आपका माइक ना। वायरलेस भी तो माइक होता है, उसका क्या तरीका होता है? वायरलेस का भी तरीकेकार यही है, सिर्फ वो डायरेक्ट इसमें लग जाता है। उसकी किस तरह से इसमें लग लगता है? जाएगी, इसमें हम रख लेंगे, इसको यहाँ लगा लेंगे अपने पास कॉर्डलेस को, और माइक आपको डायरेक्ट हम दे देंगे। ये तो केबल है, केबल के बगैर वो इस्तेमाल हो सकता है। जो वायरलेस है, जो वायरलेस का केबल जो है यहाँ लग जाती है डायरेक्ट, और इसको हम इसमें हैंग कर लेते हैं अपने साथ, इस केबल को कैमरे के साथ ही पेच कर लेते हैं। तो ये कैमरे के साथ हमारी जो एक ना दो सेट होते हैं इसके, एक हमारे पास कैमरे में लगता है और एक करेक्टर को लगता है। कहाँ पर लगा हुआ है? हमारे पास कहाँ लगा हुआ है? जी, किस कैमरे माइक के पे? माइक है, डायरेक्ट को लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक आपको लगा हुआ है। ये सेट इस तरीके से, ये XLR लगी हुई है और इसका ये इसका पेच कर लेते हैं हम। और ये दूसरा सेट है आपका।
लेकिन ये कैसे पता चले ये इसी का सेट है? ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान कोई मतलब रिश्ता भी होता है, बहन भाई होते हैं या मतलब चचा मामू होते हैं? जो ट्रांसमीटर लगा हुआ रिसीवर है, है कौन सा ट्रांसमीटर? इसमें AF लिखा होता है, ये आउट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये कैमरे में लगता है। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है? इस पे तो लिखा हुआ है माइक लाइन म्यूट। माइक लाइन म्यूट है इसका। ये सब इसमें म्यूट तो कर देंगे, इसकी ऑडियो बंद हो जाएगी। सही है। ठीक है ना, तो ये आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ये आपने जब इसको आप ऑन करनी है तो इसकी लाइन आपको ऑन हो जाएगी इसकी। आपने टेप लगा दी कि म्यूट हो ही नहीं सकता, बोलते हो? जी, क्योंकि कभी ऐसा होता है स्विच बंद हो जाता है इसका, सही है। तो इसकी वजह से इसको हमने बंद कर दिया है, तो इसको म्यूट ना करें। यानी माइक लाइन जो होगा वो आपके मोबाइल के पास लग रहा है मोबाइल के और पास। जबकि दूसरा जो है वो वहाँ कैमरे पर पे लगा है। लगेगा। अच्छा, अब क्या ऐसा है कि मतलब ये जितने माइक लाइन वाले वो उससे अटैच हो जाएंगे या इसका कोई मतलब लिंक करने का भी तरीका होता है आपस में? ये इसका लिंक करने का तरीका यही है, इसको जो तरीका हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ये फ्रिक्वेंसी वगैरह इसमें जो भी है इसको दोनों को मैच करनी पड़ती है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी है दोनों, इसमें क्या है? इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी है आपके पास सारी होगी 782 000 782 ये मौजूद। कैमरे के हवाले से अब ये है कि इसमें हमने इसको बंद करना होता है, कैमरे को दोबारा इसका तरीका वही है कि हम इसके कैमरे को बंद करते हैं। ये जो आपने मतलब ये हिलाई जा रहा है इसकी दुम का क्या फ़ायदा भाई? ये भी है, इससे भी हम गिरना देखते हैं ना कैमरे से। इससे ये होता है कि जब हमें हैंडी करना होता है, ठीक है ना, तो इसको हम हैंडी करते हैं। आप अगर इसको ट्राइपॉड पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको कोई जगह हमारे पास ऐसी होती है स्टैंड पे आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्राइपॉड पे, अब इसको हम हैंडी करके अब इसको हम आँख से बना सकते हैं। जैसे अगर LCD भी नहीं खोल सकते, कहीं ऐसी होती है कि LCD की चीज़ें लग के LCD टूट जाएगी, तो हम इस LCD को भी बंद कर देते हैं। ये कर दिया, बंद कर दिया। अब इसको देख सकते हैं अपनी आँख से, कैमरे को रिकॉर्ड करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम इसके ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो आप वाज़ेह नज़र आता है आपको? बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है इसको। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको इस्तेमाल लाइट से जैसे ऊपर से आप ना करते हैं, जैसे लाइट के ऊपर इस्तेमाल से, ठीक है, और ना कर रहे हैं ओपन वगैरह लाइट यूज़ करते हैं। कुछ होता है हमारे जगह ऐसी है कि अपना आप मूवमेंट है आपकी, ट्राइपॉड पे हम नहीं करते थे, अब इसकी मूवमेंट है आपकी, अब जा रहे हैं सलाम है, कुछ और सब मूवमेंट होती है, ठीक है, इसकी एंट्री है, एंट्री पे यूज़ कर रहे हैं इसको, आप आ रहे हैं तो हम इसको एडी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम जैसे ट्राइपॉड पे यूज़ करने के लिए अभी हमें LCD यूज़ करते हैं और बाकायदा अपने तरीका जो परफेक्ट तरीके से उस तरह कैमरे को यूज़ करते हैं। सही है। पहले इसकी LCD वही जो हमने इसकी ओपन की हुई थी उसको हम क्लोज करेंगे इसी तरह, ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ से पावर से इसको ऑफ कर देंगे कैमरे को। ये देखिए ये कैमरा ऑफ हो गया। उसके बाद हम इसका शटर भी बंद कर देंगे। ये दुकान का शटर तो हमने सुना ही था, आज आपने वो मतलब कैमरे का शटर लेंस शटर कराकर इसकी सेफ्टी ये टाइप हो गया। इसको अभी आप कहते हैं स्टैंड, इसको हम प्रोफेशनल में इसको कहते हैं कि ट्राइपॉड, ठीक है ना, ये ट्राइपॉड हम कैमरे पे यूज़ करते हैं। ये आपने क्या किया? उस पर लगाने के लिए इसकी बेस प्लेट ये कैमरे पे लग जाती है इस तरीके से। कैमरे ही पे होती है या इसके साथ होती है? इसके साथ आती है, ये हम इस पर इसको यूज़ करते हैं। इसको ये हम इसको लॉक कर देंगे उसकी की, ठीक है, इसको हम क्लोज बंद कर दें, इसको ये इसमें इस तरह लगा करके इसको हमें बिल्कुल बाकायदा इसको लॉक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम इसको बेना छोड़ दें, ऐसे लगा के अब लग गया नहीं, इसको लॉक करना पड़ेगा टाइट करके, लॉक हो जाएगा। फिर इसको चेक कर लें कि ये बिल्कुल लॉक होया नहीं होया, ठीक है। लॉक होने के बाद इसको भी हमें बैलेंस करना है ट्राइपॉड को, सही है। इसको हम बैलेंस करेंगे, इसके वाटर बॉल को हम चेक करेंगे कि ये सेंटर है नहीं है, फिर उसके बाद हम इसको शूट करेंगे।
नहीं, सेंट्रल बॉल आपने वाटर बॉल के जरिए इसको देखा कि ये सेंट्रल है या नहीं, सेंटर आ गया। अब सेंटर के बाद अब क्या करेंगे? ये इसकी कैमरे की किसी मूवमेंट के लिए ये कीज हम इससे मूवमेंट करते हैं, इस वाली कीज को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। जो पेनिंग होती है इसकी, ये इसको यूज़ करने के लिए। अगर मैं इस कीज को लॉक कर दूंगा तो ये नहीं पेनिंग होगा, ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये फिक्स आपका रहेगा, मैं इसको नहीं होगा। खोल सकता हूँ। ठीक है ना, अब इसको खोल के इसको मैं पेनिंग यूज़ कर सकता हूँ। यानी आपको एक ही रेंज में जो शॉट लेना है, अगर उसको पैन करना पड़ेगा तो आप इसको यूज़ कर सकते की को इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, और इसको फिर जब हमारे को कहीं फिक्स करना है तो इसको वापसी उसी जगह पे लाकर और फ्रेम बनाकर इसको वहीं इसको लॉक कर देंगे। सही। ठीक है, अब इसके लिए दूसरी चीज़ इसके ऊपर है एक और, उससे टिल्ट अप टिल्ट डाउन करना पड़ता है। अब कोई फ्रेम है, किसी का हेड रूम वगैरह सेट करना है, अब वो कोई जो है तो ऊपर हो जाता है, अप डाउन हो गया, तो उसके लिए अब ये टिल्ट अप हो गया, इस तरह ये टिल्ट डाउन हो गया। मुबल्लिग कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ तो उसकी मूवमेंट होती रहती है, मुबल्लिग की मूवमेंट होती रहती है, कैमरे की मूवमेंट नाखन की होती है जी, इसके साथ पूरे पहिए दोनों चीज़ें खुली रहती है। मूवमेंट की मुबल्लिग के साथ कैमरा टिल्ट अप टिल्ट डाउन वगैरह सब होता रहता है। तो ये सब दोनों को यूज़ करना पड़ता है, कैमरे को इस तरह यूज़ करना पड़ता है इसको। और कुछ बस टिल्ट अप टिल्ट डाउन होगा, पैनिंग होगा, बाकी तो कैमरे से कहते हैं, ये इसका ही फंक्शन है, इसका इस्तेमाल के लिए। ऐसा हुआ कि मुबल्लिग पूरा खड़े होकर बयान कर रहे हैं तो क्या खड़े होकर बयान करते हैं, इसको हमें फिर तो ट्राइपॉड तो खोल सकते हैं इसके ऊपर। इसकी ये हाइट, तो उसके बाद अगर बिल्कुल ओपन खड़ा हो जाए तो उसके बाद हम फुल इसको खोल सकते हैं। फुल हाइट में भी आप टिल्ट अप कर सकते हैं। और इसके लिए भी इसको और हम इसको बंद कर दें तो इसको इसकी और हाइट बढ़ा सकते हैं इस तरह। इसको हम इसको और फिक्स करना है कहीं हाइट का, हमें आई लुक हमें देखना पड़ता है मोबाइल का, कैमरे की आई लुक चेक करना पड़ता है कि कैमरा भी उसी लुक पे आ जाए, आई लुक पे हो। अब ये आई लुक पे किस तरह आएगा कैमरा? अब कैमरा आप जो मोबाइल के उसके सामने हमें देखना पड़ेगा कि उसकी आई लुक क्या है फेस का, तो उसके हिसाब से हमें कैमरे की रेंज बनाएंगे। ठीक, उसी के हिसाब से हमें बना लेंगे इसके टाइप ऑफ यूज़ करके। इसी तरह नीचे है। ऐसा तो नहीं कि आपने ये खोला हुआ तो ये खुद ही ऊपर नीचे हो जाए? और नहीं हो सकता, इसको लॉक हो जाता है, इसमें बंद हो जाता है। अभी देखिए कैमरा लगा हुआ है इसका, और ये इस्तेमाल करना है इसको। लॉक करके दिखाइएगा ज़रा, खोल के और करके ये कोई साइड का किस चीज़ का? इसका लॉक खोल के और बंद करके दिखाएं, कैमरा को दिखाएं ना। यहाँ पे खोल बंद कर कर दिखा दिया और मश्क हो गई, प्रैक्टिस हो गई। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाकायदा मुबल्लिग बैठा और आप हमें बता रहे हैं और उसकी लाइटिंग कैसे होगी और उसका चेहरा आप किस अंदाज से करेंगे, ये भी अगर हमें कुछ दिखा दें आप। मोबाइल की लाइटिंग वगैरह के हिसाब से हमें लाइट यूज़ करनी पड़ती है, देखना पड़ता है ये ट्रैकर कितने हैं और उसकी जरूरत, तो उसके लिए हमें लाइट यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मिसाल मैं बैठा हुआ हूँ तो आप मेरा फ्रेम किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे और मतलब क्या सूरत होगी उसकी? इसमें ये होता है कैमरे में हम फ्रेम बनाते हैं, आप बैठे हुए हैं तो आपके एक फ्रेम हम मैनेज करेंगे। अगर आप फ्रेम बनाकर भी दिखा दें किस तरह बनाएंगे? अभी ये फ्रेम हमने ले लिया, हमने ये फ्रेम बनाया है आपका। इसमें हमें देखना पड़ता है फ्रेम सेंटर है, सेंटर करना पड़ता है फ्रेम को, दोनों बिल्कुल मैनेज करके रखना पड़ता है। ऊपर अपना हेडरूम भी नहीं कटना चाहिए आपका, कि हेडरूम को मैनेज करके रखें, आप अप डाउन होते हैं उसके हिसाब से मैनेज करके रखना कि ऊपर ना हो जाए। तो आपको मैनेज कर गए, सेंटर कर लिया आपने, उसको बैलेंस करना पड़ता है दोनों साइड से, क्लियर नहीं है। और आपका टीवी पे लोगो चल रहा होता है,
एक तरफ हमारा एक वक्त side चलता logo है, है, एक एक तरफ लोगो side चल रहा है, में डेट चल रही है, रेट वगैरह चल रही है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सेंटर नीचे हमारी पट्टी भी चल रही होती है। उसको भी मैनेज करके रखना पड़ता है कि नीचे पट्टी चल रही है, ऐसा नहीं बिल्कुल ही जो हमने फ्रेम बनाया वो कम हो जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा कि अगर आपका वो पूरा चेहरा ही नीचे होगा तो पट्टी से कट जाएगा। चेहरा अगर ना बिल्कुल यहाँ तक बिजी बन जाएगा, फिर आपका जो हमने स्लो बनाया उसको क्लोज बनाया हुआ उसको कम हो जाएगा। तो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है, सब ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें पढ़ना हमारी टिकट चलना है, और उसके बाद हमें लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ का हमें देखना पड़ता है इसमें। तो इसके लिए फ्रेम बनाना पड़ता है, आपको दोनों चीज़ें आपको देखना पड़ेगी, फ्रेम सेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो इसको आप बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। फ्रेमिंग का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान में रखा जाए फ्रेम को कि हम क्या बना रहे हैं। जब हमें एक चीज़ ऐसी होती है जब हमें अच्छी नहीं लगेगी तो व्यूअर्स को क्या अच्छी लगेगी। व्यूअर्स के लिए हमें फिर बिल्कुल फ्रेम बहुत ओके है कि हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए सेंटर है नहीं है फ्रेम इस चीज़ के लिए। अब मसलन अब मुबल्लिग आपका बयान करते हुए हिल भी रहा है जी, तो उसको क्या करेंगे? आपको कैमरे को ही मूवमेंट करनी पड़ेगी फ़ौरन, उसको फ़ौरन बैलेंस करना है कैमरे को। कैमरे को ये नहीं कि आप फिक्स करके हाथ हटा के दिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको कैमरे पे ही रहना पड़ेगा। अगर मोबाइल ही गिरता है तो आपको मोबाइल के साथ कैमरा भी आपका मूवमेंट करेगा, तो उसको फ़ौरन मोबाइल को सेट करना है आपको। उसके साथ साथ फ्रेम रखना है, फ्रेम करना है, बनाना है इसको। अगर मुबल्लिग खड़ा हो जाए बयान करने के लिए, मोबाइल खड़ा हो जाता है तो आपको कैमरे के साथ उसको फिलअप करना है फ़ौरन, और उसको मैनेज करना है कि फ्रेम को फिलअप आप जैसे अभी आप जैसे खड़े हो गए तो ये फ्रेम आपका ये हेडरूम के साथ इसको मैनेज कर दिया, फ़ौरन फ्रेम बनाना है आपको। अच्छा, इसी तरह क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुबल्लिग चल रहा हो और आप बयान कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें, आगे पीछे हो जाए? हाँ, तो इसीलिए आपको फिर फ़ौरन आपको अगर चलना है तो आपको फिर हैंडी करना पड़ेगा इसके लिए, और इसको फ़ौरन आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, ऐसी जो चलने की सूरत है ना नॉर्मली होती नहीं है। हमारे यहाँ जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपके यहाँ चैनल में तो खैर यूँ समझे कि शायद हो जाएगी हैंडी की, और मतलब हमारे यूँ मदनी चैनल के हवाले से तो शायद इस तरह की रिकॉर्डिंग बन जाएगी। मगर मसला इसका आएगा नॉर्मल जो इनके आपके बयानात हमारे अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क के होते हैं और जिन टाइम भाई को ये काम करना है उनको ये देखना है। लेकिन मसला ऐसा होता है कि तासुरात लेते हैं ये जी। अब जिसका तासुर ले रहे हैं तो आमतौर पर तासुर देने वाला बैठा हुआ भी है, अगर कोई शख्स खड़े होकर तासुर दे रहा होगा तो क्या करेंगे? उसका खड़े होकर तासुरात दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसका फ्रेम बनाना है कि जो आपके साथ आई लुक उसका बनाना है, जो आपके साथ टू शॉट पे खड़ा हुआ है और आपसे तासुरात ना सवाल जो आप कर रहे हैं आपसे, तो आपका टू शॉट पे पहले फ्रेम बनाएंगे हम, टू शॉट से इन करके अब उसने जो जवाब दे रहा है उसके ऊपर चले जाएंगे और उसका उस फ्रेम बना देंगे आप। ये फ्रेम बन गया आपका, तो ये फ्रेम आपको बनाना है इस तरह। अच्छा, इसी तरह हम बस औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ना अराकीन निगरानी काबीनात वगैरह का दौरा होता है जी। अब निगरानी काबीनात जामिया में जा रहे हैं, चल रहे हैं, जामिया के अंदर तो उनका दौरा हो रहा है, हमें इसकी एंट्री बनानी है, तो ये पूरी जामिया की जहाँ जहाँ वो मूवमेंट करेंगे इसी तरह कैमरे को भी हमें साथ लेके जाना है। आपने कैमरे को साथ लेकर जा रहे हैं, तो अब इस कैमरे को आपने साथ लेकर जाना है तो तब भी आपको क्या सेंटर बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर चेहरे का भी सेंटर बने? बिल्कुल, इसके साथ हमें बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ेगा फ्रेम को। जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसको थोड़ा सा वाइड थोड़ा फ्रेम बना के उसको रखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ चलना है उसी मोबाइल को बिल्कुल साथ बनाना है। फुल एंट्री रखनी है हमें। आपने फुल एंट्री तो रख ली। अब ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अब वो मुबल्लिग आता है, मुबल्लिग आने के बाद कोई चीज़ आप ये देख रहा है, ये आपने जब चीज़ बनाई तो इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ आपके हिसाब से। देखिए मेरी इस वक्त आई लुक आ रहा है क्रॉस के अंदर, अब मैं यूँ देख रहा हूँ। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ इसमें मैनेज कर रहा हूँ मैं। जो भी चीज़ आप जैसे अभी सेट को बता रहे हैं कि यार ये सेट लगा हुआ है, तो सेट के बारे में आपका हाथ भी उस चीज़ पे लगा, उसको चीज़ को भी दिखा रहा हूँ मैं और आपको भी लिया हुआ है। अब जैसे मिसाल हमारा मशवरा हो रहा है इस पेनाफिलिक्स पर और मुझे दिखाया गया है, मैं दौरे के लिए आया हूँ। अब मैं पेनाफिलिक्स के अंदर एक बात यहाँ पर आ गया और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, भाई ये आपका वाइट साइड का ये रखा हुआ है। अब आपका एंगल किस अंदाज का होगा? एंगल बनाया हुआ है मैंने, तो फ्रेम भी दिखाया हुआ आपको, बिल्कुल आपको वो भी जो चीज़ दिखा रहे हैं वो भी बनाई हुई है और आपको भी लिया हुआ है। हाँ, यानी ये नहीं होगा कि आप सिर्फ इसको दिखाएंगे या मुझे काट देंगे, दोनों को मैनेज किया हुआ है फ्रेम को। अच्छा, अब मेरी जैसे गुफ्तगू हो रही है मिसाल के तौर पर, अब मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब ये खड़े हुए हैं, अब मैं इनको बीच की एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब मैंने इनको ये बात बताई कर, ये जो आपका आपने ये बनाया हुआ है ये बिल्कुल बिल्ला हुआ हुआ है, इसके बारे में मैं इनको दिखा रहा हूँ, तो अब आप किस अंदाज से फ्रेम लेंगे? जी, ये दोनों को मैंने टू शॉट पर रखना पड़ेगा। दोनों को टू शॉट में आपने रखा? दोनों को टू शॉट पर रखा है, दोनों आप चीज़ें बात कर रहे हैं, दोनों मैनेज हो रही हैं और आपने ये चीज़ दिखा, ये चीज़ भी आपके बिल्कुल दिख रही है आपको। ठीक,
तो यानी आप इस अंदाज से चलेंगे। और अब ऐसा होता है कि बसा औकात जो होता है वो मुलाकात शुरू हो जाती है। अब मुलाकात शुरू हुई, यहाँ पर 4 5 6 8 इस्लामी भाई आ रहे हैं जी। तो अब आप उसके अंदर क्या मुझे साइड में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, किस अंदाज की लोकेशन होगी? अब आप जैसे अपना पापा बैठे होते हैं और साहब ने आए मुलाकात के लिए, ठीक है, तो इसका 2 शॉट बनेगा। अच्छा, जैसे मतलब हमारे जहांगीर भाई हैं, इधर आ जाए, जहांजेब जहांगीर, अब हमारे जहांगीर भाई हैं यहाँ पर, आप अभी यहाँ से अभी ये मुलाकात अशरफ भाई हैं जी। अब ये जैसे ये 2 इस्लाम है ना, अब ये अशरफ भाई, अब हमारा आप यूँ समझे कि ये दौरे के अंदर ये ठीक है, अब ये मुलाकात करें आप। मैं इनसे मतलब मुलाकात या मेरे इनके साथ दौरे की बात हो रही है। अब ये मुझे कुछ चीज़ दिखा रहे हैं जी। अब ये मेरे पास लेकर आए, वो कह रहे हैं कि भाई आप आइए यहाँ पर आए, ये हमारा इस वक्त ये आइटम रखा हुआ है। अब ये हम 3 अफराद है, अब ये 2 मुझे दिखा रहे हैं और 1 मैं देख रहा हूँ। तो अब ये शॉट हमारा किस अंदाज का बनेगा, ये मुझे ये मेंबर दिखा रहे हैं। यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, अभी ये तीनों आ रहे हैं इस फ्रेम में, यानी आप किसी एक को ओवरलुक नहीं करेंगे, तीनों को फ्रेम को लेकर अपने फ्रेम को मैनेज करेंगे। हम मैनेज करके बता रहे होंगे कि आप जो बात डिस्कस कर रहे हैं जिस बारे में, वो पता चला कि आपका मशवरा चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से अब मैं यहाँ से हिलना शुरू हो गया, अब मैं आगे जा रहा हूँ वहाँ बैठने के लिए चाहिए। तो अब यहाँ बैठ रहा हूँ और ये मुझे दोनों इस्लामी भाई लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ हमारा बैठकर मशवरा शुरू हो जाएगा जी। आपको अब मैंने इनको बिठा दिया, फिर उसके बाद आप लोकेशन पे आ गए। अब आपकी जो तशरीफ रखें, अब ये जैसे ये दोनों इस्लामी भाई बैठ गए जी, ये स्टैंड हम हटा देते हैं यहाँ से, ये अब ये 2 3 है, अब हमारा मशवरा शुरू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये मास्टर बना दिया हमने आपके साथ, 2 इस्लामी में बैठे हुए और आप इसका पहले मास्टर बना लिया, ठीक है। आपकी गुफ्तगू शुरू हुई, ठीक है। अब आप ना आप कहेंगे, जब आप पहले आप पे सोलो पे रहेंगे, ठीक है, जब आपकी गुफ्तगू हो रही होगी तो आप ना बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जैसे ही आपका वो सामने वाले बोलेंगे, ठीक है, तो हम इसको दोबारा मास्टर करेंगे, मास्टर करके दोबारा जो आपके सामने बोल रहे होंगे उनके ऊपर चले जाएंगे। मसलन मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ, अब मैं इनसे फिल वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आज का इनका क्या जदवल है। अब ये मेरा सवाल हुआ, अब ये मुझे जवाब दे रहे हैं, अब क्या जवाब देंगे? अब इसके ऊपर हम आ जाएंगे वाइट करके, ठीक है। आज हम जब सुबह और जो आपके साथ जवाब दे रहे होंगे हम उनके ऊपर चले जाएंगे। आज हम सुबह जब सराय मदीना के लिए मस्जिद से बाहर गए तो वहाँ हमने सुबह सदाए मदीना लगाई और वहाँ के करीब जो वो कवार के इस्लाम भाइयों को उनको घर से लिया और वो सब हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सदाए मदीना के साथ शामिल हो गए और फिर हमने आकर फजर की नमाज अदा की। हमारी तरबियत का सिलसिला जारी है और अभी आपने कैमरे का सेक्शन देखा। आप कह रहे होंगे पहले तो हैंड माइक नहीं था, अब ये तार के साथ हैंड माइक आ गया है और स्नाइडर चला गया है। जी हाँ, आपने भी कैमरे के अंदर देखा कि कैमरा दोनों तरह के माइक से यूज़ होता है। तो आपने एक अमली तरीका देखा, अब आप दूसरा अमली तरीका देख रहे हैं। मज़ीद इस पर आपको जो सवालात होंगे अब आप सवालात कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि जब कैमरा ऑन करते हैं तो उस पर जो डिस्प्ले होता है उस पर ज़ेब्रा लाइन नज़र आती है, कभी चेहरे पर कभी कपड़े पर, तो इसमें क्या मतलब होता है? ये ज़ेब्रा लाइन क्या है? हाँ, ज़ेब्रा जो लाइंस होती हैं बेसिकली ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है और इसमें हमें ये सहूलत होती है कि हम ये सहूलत लें या नहीं लें। ऑप्शन होता है हमारे पास कि ज़ेब्रा ऑन कर दें और ज़ेब्रा ऑफ़ कर दें। ज़ेब्रा ऑन रखने में ये है कि वो लाइट जहाँ पे ज़्यादा होगी, जो आपने बैलेंस किया हुआ है, वाइट बैलेंस जिस हिसाब से किया हुआ है, जो टेम्परेचर आपने सेलेक्ट किया हुआ है कलर का, अगर उससे ज़्यादा कहीं पे भी होगा तो वो उसको ज़ेब्रा लाइंस में मार्क करके दिखाएगा कि यहाँ लाइट ज़्यादा है। और फिर जब आप लाइट एडजस्ट कर लेंगे, यानी आपने अपर्चर कम कर लिया या आपने उस जगह को मूव कर दिया, तो वो लाइंस जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ज़ेब्रा लाइंस, क्योंकि वो बिल्कुल 100% पे चलता है, तो आप ज़ेब्रा ऑफ करके भी देख लें कि अगर काबिल कबूल है तो चल, क्योंकि सिनेरियो ऐसा नहीं है अगर कि आप लाइट को कम नहीं कर सकते और ज़ेब्रा शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड तो करना है। तो वो इतना होता है कि उस पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो फिर ज़ेब्रा ऑफ कर दें ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे और नज़र आए ज़ेब्रा के पीछे है क्या। तो बेसिकली वो लाइट की इंडिकेशन होती है कि लाइट ज़्यादा है, तो आपको पता लग जाए। हुजूर, बैटरी चार्ज करने का क्या तरीका है? तो अगर आप प्रैक्टिकल तरीका बता दें तो मदीना इंशाअल्लाह। अच्छा, बैटरी के लिए 2 तरीके होते हैं चार्ज करने के। जैसे कि एक ये आप देख रहे हैं कि ये एक्सटर्नल चार्जर है और एक इंटरनली भी चार्ज हो जाती है बैटरी, यानी एक आपके पास ये चार्जर होता है और एक एडाप्टर होता है, इलेक्ट्रिक एडाप्टर होता है जो कि कैमरे में जाके प्लग हो जाता है। और कैमरे में अगर बैटरी लगी हुई है
तो वो भी चार्ज होने लग जाती है अगर कैमरा ऑफ है, क्योंकि अगर ऑन हो रहा है तो बैटरी यूज़ हो रही है और चार्ज हो रही है तो वो बात इवन ही रहेगी। तो अगर यूज़ नहीं हो रही बैटरी और आपने अडॉप्टर लगाया हुआ है तो वो चार्ज पे जाएगा। और एक्सटर्नल चार्जर उस सिचुएशंस के लिए होता है कि जहाँ पे आप बैटरी यूज़ भी कर रहे हैं और आपको चार्ज भी करनी है, तो 2 बैटरीज रखते हैं, एक चार्ज पे रहती है और एक जो है वो इस्तेमाल होती रहती है। तो जैसे ये चार्ज हो गई वो चेंज करनी है तो आप रिप्लेस कर देते हैं। अडॉप्टर के साथ अगर रिप्लेस करें तो कैमरा बंद भी नहीं होता, ये शायद बंद करना पड़ता है गालिबन। अच्छा, अब इसमें ये एक बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, वो ये कि जो कंपैटिबल चार्जर्स हैं वो ही यूज़ किए जाएं। जैसे मोबाइल्स का भी होता है कि इसका चार्जर उसमें लग जाता है लेकिन रेकमेंडेड नहीं होता, बैटरी डैमेज होने का अंदेशा होता है। तो इसी तरह इसमें भी रेकमेंडेड जो चार्जर्स हैं वो ही यूज़ किया जाए। जैसे जिस ब्रांड का कैमरा है उसका ही चार्जर लिया जाए, ना कि ये कि दूसरे से अगर हो रही है तो उस पर शुरू कर दें चार्ज करना। बैटरी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरे बैटरी की जो कॉमन एहतियातें हैं मोबाइल में भी या जहाँ पे भी बैटरी इस्तेमाल होती है उसकी कॉमन 1-2 एहतियातें होती हैं। गर्म जगह पे ना रखें और जब डिस्चार्ज हो जाए तभी चार्ज करें बार बार, क्योंकि इसकी लाइफ होती है, कितनी दफ़ा चार्ज हो गई है। तो पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर चार्ज पे लगाएं। ये नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट कम हुआ आपने कहा लाओ मैं जा रहा हूँ उसको भी चार्ज करता हुआ ले जाऊँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ नहीं कर सकते फिर तो मतलब ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कि चार्ज जब भी करेंगे जब ये डिस्चार्ज हो जाए पूरी। अच्छा, अब इसमें ये प्लग करने का तरीक़ाकार जो है वो बहुत ही आसान वैसे ही है जैसे होता है नॉर्मली, फिक्स हो गई इसमें और इसको चार्ज पे आप लगा दें, प्लग कर दें इसको। ये इसमें इंडिकेशंस होती हैं, लाइट्स आती है यहाँ पे, तो जब चार्ज हो जाती है तो ग्रीन लाइट, अमूमन इसी तरह के सिग्नल्स होते हैं कि चार्ज हो रही होती है तो या तो येलो लाइट ब्लिंक होती रहती है कि चार्ज हो रहा है, और जब हो जाती है तो वो ग्रीन हो जाती है। जैसे मोबाइल में भी हमें ये बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि इसी तरीके से चार्ज हो जाती है तो वो ग्रीन लाइट लिट हो जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि ये चार्ज हो गई है। कुछ अच्छे चार्जर्स आते हैं तो उनमें बार्स भी नज़र आ रहे होते हैं और वो डिस्चार्ज करने की फैसिलिटी भी रखते हैं कि पहले बैटरी को आप डिस्चार्ज कर दें, चार्ज करने से पहले अगर उसमें 2 पॉइंट हैं और आपको चार्ज करना है तो वो पहले बैटरी आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं कि पहले पूरी ड्रेन हो जाएगी और फिर उसके बाद चार्ज होगी। और दूसरे ये कि बैटरी को एडॉप्टर जो होता है कैमरे का, अब जैसे यहाँ हम अभी इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैटरीज लगाई हुई हैं इन्होंने, इनको चाहिए कि यहाँ पे भी एडॉप्टर लगा के रखें क्योंकि यहाँ बैटरी की हाजत नहीं है हमें, यहाँ हम इसको एडॉप्टर पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और कैमरे मूव भी नहीं कर रहे हैं कि हम बैटरी तो बेसिकली आउटडोर के लिए ही इस्तेमाल होती है ज़्यादा। तो ये कुछ एहतियातें हैं क्योंकि इसकी लाइफ है, तो जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा चलेगी आपकी। एक बार चार्ज कर लिया फिर कितने घंटे तक चलेगा ये कैमरे में? बैटरी की लाइफ जो उसकी चार्जिंग लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी अपनी लाइफ क्या है, कितनी दफ़ा वो चार्ज हो चुकी है। और जैसे कि ये आप बैटरी देख रहे हैं, ये बड़े साइज़ की बैटरी है, तो छोटी भी आती हैं, इसमें हाफ साइज़ की भी आती हैं, इसमें ज़्यादा सेल्स लगे हुए हैं, ये ज़्यादा बड़ी है। अब ये 3 घंटे का बैकअप देगी, अगर छोटी है वो तो 1.5 घंटे का देगी। डिपेंड करता है वो आपको, जब आप बैटरी ख़रीद रहे होते हैं तो उसके साथ बुकलेट जो होता है उस पर भी लिखा होता है कि ये कंडीशन में इतनी देगी, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सारे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। गर्मी में अगर आपने रखी हुई है, हीट है, वो जल्दी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। आप कोई बहुत ही ऐसा यूज़ कर रहे हैं कैमरे के ऊपर कि जिसमें ऑडियो भी चला रहे हैं, कैमरे के सारे फीचर्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ ऑन करके एलसीडी पे देख रहे हैं तो वो थोड़ा कम, बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल पे आप ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल करें तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो कोई फिक्स लाइफ नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता ये 2 घंटे चलेगी, अंदाज़न 2 घंटे चलेगी ये कह सकता है। तो वो कभी 1 घंटा 50 मिनट भी हो सकता है, कभी 2 घंटे 10 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड्स। ऐसा भी हो सकता है कैमरे में इंस्टॉल बैटरी चार्ज भी होती रहे और कैमरा एसी पावर पे रन करता रहे? जी, मैंने बताया कि जैसे आप बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने एडॉप्टर भी लगाया हुआ है तो वो कंडीशन ऑलमोस्ट इवन पे होती है, लेकिन चार्जर अगर अच्छा है तो वो हावी हो जाएगा, यानी चार्ज भी हो रही होगी और यूज़ भी हो रही होगी, लेकिन चार्जिंग ज़्यादा हो रही होगी अगर एडॉप्टर आपका सही है, प्रॉपर जो रिकमेंडेड है वही है, तो बैटरी ड्रेन नहीं होगी क्योंकि आप यूज़ नहीं कर रहे उसको। ऐसा प्रोसेस होता है कि जब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो ऑटोमेटिक वो एसी पावर पर आ जाएगा, जैसे कि लैपटॉप वगैरह चार्ज होते हैं, पहले तो चार्ज करते हैं। इनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, आपको इसके लिए परेशान होने की हाजत नहीं होती, इसमें सारे ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं। जो भी जैसे मोबाइल्स में भी होता है, उसकी चार्जिंग जब हो जाती है कंप्लीट, तो जो अब नए मोबाइल्स आ रहे हैं, पुरानों में नहीं था, उसमें तो बैटरी आप चार्ज पे ज़्यादा छोड़ दें तो वो बैटरी ड्रेन हो जाती थी,
उसकी लाइफ ही ख़त्म, फूल जाती थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अडॉप्टर लगा के रख सकते हैं, भले बैटरी फुल चार्ज भी होगी तो कोई मसला नहीं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो कंट्रोल करता है। बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा ना इससे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। ये कैमरे में 2 ऑप्शंस होते हैं, ए और बी, तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हर कैमरे में डिफरेंट तरीके से वो मेंशन होता है, ऑप्शंस होते हैं, ये प्रीसेट्स कहलाते हैं, लाइट प्रीसेट्स होते हैं। जैसे कि कैमरे को पता नहीं होता, जिस वक्त आप खोलते हैं उसको ऑन करते हैं तो उसको पता नहीं होता कि ये जो लाइट इस वक्त यहाँ हुई हुई है इसका टेम्परेचर क्या है। अच्छा, लाइट की भी किस्में होती हैं, मसलन डे लाइट है और एक नाइट लाइट होती है जो मून लाइट होती है। आप देखें अगर तो मून लाइट थोड़ी सी ब्लूइश होती है, ठीक है ना, और डे लाइट जो होती है वो येलोइश होती है। तो इसी तरह से जब आप फ्लोरेसेंट लाइट भी एक होती है, यानी ट्यूब लाइट जो है वो फ्लोरेसेंट होती है। फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है वो भी ब्लूइश होती है, ठीक है ना। तो अब कैमरा जब आप ऑन करते हैं तो उसको पता नहीं होता कि आप किस एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या क्या एनवायरनमेंट है। तो बेसिक सेटिंग्स वो आप प्रीसेट के ज़रिए ही कर लेते हैं, मतलब आधा पौना वाइट बैलेंस तो वहीं हो जाता है। आपने प्रीसेट उसको बता दिया मैं इंडोर कर रहा हूँ तो वो इंडोर की सेटिंग्स को इंस्टॉल कर लेता है अपने अंदर, उसको अडॉप्ट कर लेता है। और अगर आपने कहा मैं आउटडोर कर रहा हूँ, रोशनी में कर रहा हूँ, सनलाइट में कर रहा हूँ, तो आप आउटडोर सेलेक्ट करते हैं। अब वो आप ए और बी पढ़ लीजिएगा कि ए स्टैंड्स फॉर आउटडोर और नॉट, तो वो जो जिस पे वो स्टैंड करता होगा आपको कुछ ही एक दफ़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा कि जी ए आउटडोर है, बी जो है वो इंडोर है। तो आउटडोर इंडोर होती है, तीसरी सिलेक्शन भी होती है फ्लोरेसेंट की। तो ये बेसिक प्रीसेट्स होते हैं लाइट के हवाले से, क्योंकि लाइट का टेम्परेचर जो होता है, यानी लाइट से जो कलर बनते हैं वो कैमरे को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वाइट बैलेंस भी करते हैं कि ये इस वक्त जो अब लाइटिंग हुई हुई है और हमने वाइट ये कलर पहने हुए हैं, आँख के अंदर तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, अल्लाह की तरफ से दी हुई कुदरत है, तो उस पर तो बहुत अच्छा सिस्टम है, सब ऑटोमेटिक है। कोई वाइट बैलेंस नहीं करना, कोई ब्लैक बैलेंस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो वो खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है। लेकिन कैमरे को बताना पड़ता है कि ये जो वाइट है एक्चुअली ये वाइट इस टेम्परेचर पे ये वाइट निकलेगा। तो आप जाते हैं वाइट पे फोकस करते हैं और उसको बताते हैं कि ये है वाइट, तो वो उसको जब वाइट मानता है तो वो आपके कलर सारे सही कर देता है। तो इसी तरह प्रीसेट्स जो होते हैं वो होते हैं फॉर यूज़ के लिए। वाइट बैलेंस का मौका नहीं मिल रहा, आपने प्रीसेट चूज़ किया और काम शुरू कर दिया, अगर आपने सही प्रीसेट चूज़ किया है, इंडोर में इंडोर का, आउटडोर में आउटडोर का। जो कैमरे की एलसीडी है उसमें जो कलर्स आते हैं मूवी बनाते वक्त, क्या वही कलर्स ऑन एयर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल 100% वही कलर जो हैं वो ऑन एयर हो रहे होते हैं, क्योंकि एलसीडी ख़राब भी हो सकती है। एलसीडी भी एक तरह का मॉनिटर ही है, तो वो उसके कलर्स जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, डिम भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने सेटिंग छेड़ी हुई हो डिस्प्ले की। क्या रिकॉर्ड हो रहा है और क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये एलसीडी है ये भी, तो अब मैं अगर इसकी कलर सेटिंग में जाऊं और इसके कलर को फीका कर दूं और फिर मैं ये डीवीडी चलाऊं तो वो फीके कलर आएंगे। इसका मतलब रिकॉर्डेड तो ठीक थी क्योंकि पहले आपने देखी सही थी, लेकिन डिस्प्ले में आके वो चेंज हो गई। तो इसी तरह से क्या रिकॉर्ड हो रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग चीज़ें। तो वो उसमें जो दिखाई दे रहा होता है एलसीडी स्क्रीन के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। इसलिए हर कैमरे में, हर प्रोफेशनल कैमरे में एक ऑप्शन होता है, वो होता है कलर बार का, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं कि ये कलर बार है, ठीक है। कलर बार को चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। अच्छा, अब ये आ गया है, देखें पिक्चर ब्राइटनेस एंड कलर, बिल्कुल ठीक है, यहीं जाना था मुझे, ठीक है ठीक है। ये देखें आप, ये कलर का ऑप्शन 65% पे है इस वक्त कलर। कभी भी अगर कोई किसी मॉनिटर की सेटिंग करनी हो कि ये स्टैंडर्ड पे इस वक्त है या नहीं, अब मुझे नहीं, जब आया हूँ तो मुझे क्या पता ये कलर 65 पे हुआ है, तो ये 65 स्टैंडर्ड है या नहीं। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? इसको हम कम करेंगे, बिल्कुल 0 पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये आप जो कलर्स जितने भी थे, अब आप देखें ये बार्स आपको बिल्कुल सेपरेट नज़र आनी चाहिए, और वाइट वाइट नज़र आना चाहिए और ब्लैक ब्लैक नज़र आना चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए। अगर ये कहीं से भी सेपरेशन सही नहीं है, आप ब्राइटनेस की सेटिंग करें पहले तो ब्राइटनेस जब सेटिंग करेंगे, अभी जैसे मुझे इसमें नज़र ये आ रहा है कि ये वाइट प्रॉपर वाइट नहीं है, तो मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा और ये फिर जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब मुझे एक दफ़ा ब्लैक एंड वाइट पे ये सेट हो गया, तो अब मैं आके इसके कलर यूँ, ये मैंने बढ़ाया,
और जो कलर मुझे लगा कि ये मुनासिब है, अब यानी कि ब्लू, और ये सेपरेशन नज़र आनी चाहिए, हर कलर अलग 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 प्रॉपर नज़र आना चाहिए, और येलो, और ये कलर स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ब्लू ब्लू होगा क्योंकि ये जनरेट ही ब्लू हो रहा है, तो ये ब्लू ही नज़र आना चाहिए आपको। हल्का सा भी आपको फ़र्क नज़र आता है कि यार ब्लू नहीं लग रहा, यानी येलो जो है वो सही येलो नहीं लग रहा, या ये ऑफ वाइट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मॉनिटर की सेटिंग जो है वो सही नहीं है। तो बेसिक यही तरीका है किसी भी मॉनिटर को एडजस्ट करने का। लेकिन अगेन ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत हाई डेफ LCD है, टीवी पे जब जाता है तो वो किन किन प्रोसेस से होता हुआ जाता है, और घर में क्या टीवी लगा हुआ है किसके, वो डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने तौर पे बिल्कुल मुनासिब करके देते हैं, इसलिए अपनी LCD को एक्यूरेट रखें, जिस मॉनिटर पे चेक करें उसको एक दफ़ा कम से कम एक दफ़ा ये कलर बैलेंस का तरीक़ेकार ज़रूर करें। बहुत आसान है, ब्लैक एंड वाइट किया, बार देखा कि सब सेपरेट हैं, और ब्राइटनेस थोड़ी करके ब्लैक एंड वाइट को मैच किया, और उसके बाद आपने कलर वापस कर लिया। DVC बनाते वक्त इसमें कलर बार रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी देर? शुरू की जो टेप होती है उसमें ब्लैंक रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मतलब ऐसी रिकॉर्डिंग जो यूज़ नहीं होनी, मसलन ब्लैक कलर रिकॉर्ड कर दिया या ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया, तकरीबन आधा मिनट। अच्छा, कलर बार रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं, सवाल ये था। कलर बार रिकॉर्ड करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीका यही है, लेकिन अब बहुत क्योंकि तेज़ होता जा रहा है काम, तो हम बहुत सारी प्रोफेशनल जो एक एहतियातें होती थी उनको भूलते जा रहे हैं, और हमारे कैमरामैन भी नहीं करते। वरना होता क्या है, क्यों रिकॉर्ड करते थे उस कलर बार को 10 सेकंड करते हैं, वो 10-15 सेकंड इनफ, वो भी इसीलिए ही करते थे जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि क्या कलर रिकॉर्ड हुए थे, कैमरा कैसा था उस वक्त, कैमरे की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये जो जनरेट कर रहा है कलर वही कलर पर रिकॉर्ड भी करेगा। तो अगर उसका कार्ड ख़राब है या वो कोई मसला है उसकी CCD में या किसी चीज़ में, तो वो कलर बार भी प्रॉपर नहीं आएंगे। तो कलर बार बेसिकली एडिटर्स को रेफरेंस के लिए दिया जाता था कि ये कलर्स हैं, लेकिन वो अब इतनी हाजत नहीं होती, ना एडिटर वो कलर बार देख के अपनी एडजस्टमेंट करता है ना कुछ करता है, वो इन सब प्रोसेस को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर चुके हैं तेज़ी की वजह से। तो बहरहाल ये कि लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू में ब्लैंक करनी चाहिए, क्योंकि शुरू की जो टेप होती है वो रिस्की होती है, वो बिल्कुल एज पे होती है, और अमूमन जब टेप आती है तो वो वहीं पे स्टैटिक आती है शुरू की उसमें, तो ज़रूरी है कि टेप को थोड़ा सा रिकॉर्ड पर जाने दें और उसके बाद से फिर रिकॉर्ड करें। 30 सेकेंड इज़ इनफ। क्या ये सिस्टम आपने बताया कि शुरू में थोड़ी सी है ना खाली रिकॉर्डिंग करें, क्या ये सिस्टम आखिरी में भी इस्तेमाल करना चाहिए? जी, आखिर में ये होता है कि जब टेप की इंडिकेशन आनी शुरू होती है आपको कि टेप एंड हो रही है, तो उसको बिल्कुल एंड तक लेके ना जाएं। जब इंडिकेशन आनी शुरू होती है आपको कुछ दिनों में आइडिया हो जाएगा कि ये इंडिकेशन आती है तो 3 मिनट और मिलते हैं या 5 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब 5 मिनट अगर मिलते हैं तो 2 मिनट 1 मिनट छोड़ देने कोई हर्ज नहीं है। और अपने आप को एक्चुअली जब आप चेंज करेंगे टेप, तो इसका मतलब है आप अपने आप को प्रिपेयर करके कर रहे हैं, मतलब मुबल्लिग को रोका कि भाई रुक जाइए ज़रा यहाँ पे, और आपने चेंज की टेप। लेकिन अगर टेप के चेंज होने पे आप मुबल्लिग को रोकेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आप अगर भूल गए तो वो उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो, भाई वहाँ से शुरू कर दें, वो टेप ख़त्म हो गई थी। अच्छा, फिर शुरू और आखिर की जो टेप होती है मैंने बताया वो थोड़ी रिस्की भी होती है, तो मुनासिब है कि 30 सेकंड शुरू में छोड़ दिए जाएं और आखिर में भी कुछ थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड ना करें तो बेहतर है एंड की टेप में, क्योंकि अगर वो टूट गई, जैसे रिवाइंड करने में टूट गई टेप और अब उसको जोड़ने की हाजत है और आपने टेप लगाते ही शुरू कर दी थी रिकॉर्डिंग, तो वो जो जोड़ने का प्रोसेस है उसमें टेप काट के हम थोड़ी सी और उसको जोड़ते हैं, फिर टेप लगाते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं टेप को, वही टेप यूज़ नहीं होती। तो अब जब वो ट्रांसफ़र करते हैं शुरू के वो 30 सेकंड है वो बड़े काम आ जाएंगे आपको, क्योंकि अमूमन जो टेप टूटती है वो रिवाइंड करने में वो शुरू से टूटती है। बीच में से तो वो सूरत होती है कि VTR ख़राब हो गया और आपने डाली और वो जहाँ से थी वहीं उसने तोड़ दी, वहीं चप गई टेप, फंस गई कैरेज में जाके। तो मुनासिब यही है कि शुरू में भी छोड़ दें और आखिर में भी 1 आध मिनट अगर छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है। सर मेरा सवाल ये कि क्या DV भी एक ही बार इस्तेमाल होगी? जो DV की रिसाइकिल की जहाँ तक बात है कि इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। टेप कौन सी यूज़ हुई और टेप की अपनी उम्र क्या है, मतलब क्या ये तो नहीं कि ये 1 साल पहले इस्तेमाल हुई थी और अब दोबारा 1 साल बाद लाके हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके जो रिकॉर्डर है कैमरे का क्या उसका हेड जानदार है, मतलब उसकी भी तो लाइफ है ना, हेड की भी लाइफ होती है, इसके घंटे होते हैं, इतने घंटे चलेगा उसके बाद चेंज कर दें, तो वो क्या आवर्स बिल्कुल एंड पे तो नहीं चल रहे कहीं। तो ये सब चीज़ें अगर मुनासिब हैं, मतलब एवरेज भी हैं, तो आप टेप को 2-3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
टेप अच्छी होनी चाहिए। जो आजकल टेप आ रही हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करता कि उनको दोबारा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वो कहीं से भी ख़राब हुई या कुछ हुआ तो जो रिकॉर्डिंग है वो उसकी कीमत से बहुत ज़्यादा महंगी है। टेप 150-200 रुपये की है और आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी कीमत नहीं है कोई। डीवी चेंज करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि है ना रिकॉर्ड लॉस ना हो, डेटा रिकॉर्ड लॉस ना हो? अच्छा, इसमें एक तो ये कि ये जो मैकेनिज़्म है, जो कैमकॉर्डर्स होते हैं जैसे PD-170 अगर आप यूज़ कर रहे हैं या 177 यूज़ कर रहे हैं, तो जो इसके कैरेज हैं जो टेप को लेके जाता है, अंदर लगाता है, फिट करता है, एक तो ये कि इससे कोई ज़बरदस्ती ना करें। इसको आपने एक दफ़ा इजेक्ट किया, उसको इजेक्ट होने दें, जब तक टेप पूरी बाहर ना आ जाए उसको निकालें नहीं। ये एक बुनियादी, और यही डालते वक्त एहतियात है कि आपने यूँ डाला और आराम से शायद पुश करते हैं इसको 177 में, आराम से हल्का सा पुश किया, वो फिर खुद चल पड़ता है। तो अब आप उसको जोर ना लगाएं, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आपने उसको जोर लगाया या टेप टेढ़ी रख दी, टेप भी सीधी जानी चाहिए। बहुत प्यार से करने की चीज़ है, बेसिकली प्यार से उसको डाला आपने एहतियात से, कुछ अरसे में आदत हो जाती है, बड़ी स्पीड भी बन जाती है। मतलब यूँ डाला आपने, हल्का सा दबाया, वो चलेगा अंदर। इसी तरह निकालते वक्त भी एक तो ये टेक्निकल टाइप थी। अच्छा, दूसरी वही है जो मुबल्लिग के हवाले से मैंने बताया कि अब टेप आपको पता लग गया 5-7 मिनट की रह गई है और बयान बड़ा ज़ोर पे जा रहा है और ये जनाब अब बीच में अभी रोकना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये भी अंदाज़ा लगाना है कि क्या 5-7 मिनट में कोई ऐसी जगह आएगी जहाँ मैं रोक सकता हूँ, क्योंकि अगर नहीं आई तो फिर तो खुद ही रुक जाएगा, टेप ही ख़त्म हो जाएगी तो रुक जाएगा। और फिर मैं बोलूँगा फ़लानी जगह से शुरू कर दें, तो वो एडिट पे जाके वो टेम्पो मैच होगा कि नहीं होगा। अब मैं इस टेम्पो में बोल रहा हूँ और आप मुझे रोक दें और फिर दूसरी टेप लगाएं और बोलें कि आप बोलें, तो मैं शायद शुरू करूँ तो मैं टेम्पो चेंज हो जाए, तो जब एडिट हो गए तो साथ ही लगेंगे ना वो, तो वो मैच ही नहीं करेगा। वो पता लग जाएगा कि यहाँ बीच में कोई रब टूटा है। तो मुनासिब यही है कि अगर वो आप किसी ख़ास जगह पर रोक सकते हैं और 2 मिनट की टेप लॉस हो रही है, यानी कि वो यूज़ नहीं होगी, तो वो 2 मिनट की 3 मिनट की टेप का लॉस होना मुनासिब है, बजाय इसके कि वो मुबल्लिग का टेम्पो टूटे। तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर इज्तिमा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें ये चीज़ नहीं हो सकती, आप इज्तिमा में रोक नहीं सकते मुबल्लिग को, ठीक है ना। तो अब जहाँ पे नारे लग रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको पता है कि ये दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होगी, उस मौके पर फटाफट टेप आपने चेंज कर दी, भले 5 मिनट की टेप निकल गई, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल काम है, आपको कब कैसे टेप चेंज करनी है। और ये उसी वक्त पता लगता है कि जहाँ आप हैं उस सिनेरियो में होंगे तो पता लगेगा कि अभी यहाँ क्या करना है। ऑन टाइम डिसीजन है ये। बस ये जहन में रखें कि ऐसी जगह पर टेप चेंज हो कि वो चीज़ लॉस ना हो, वो दूसरे कैमरे पे हो रही हो, या आप दूसरे कैमरे को बोलें कि स्टेज का शॉट बनाओ, मैं यहाँ टेप चेंज कर रहा हूँ। और अगर ऑडियो इसमें रिकॉर्ड हो रही है तो फिर ऑडियो का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब ये सब एहतियात जहन में रखें कि ये चीज़ जो मैं टेप चेंज करने में लॉस करूँगा ये दूसरी जगह से मुझे कवर हो जाएगी, या ये वो पोर्शन है कि ये कट जाए तो हर्ज नहीं। तो ये सब तो वहीं पता लगेगा जब सिनेरियो जो होगा। कैमरे में 2 ऑप्शन है, चैनल 1 एंड चैनल 2, तो ये 2 ऑप्शन किस लिए बनाए गए हैं? अच्छा, डीवी के अंदर बेसिकली तो 4 चैनल होते हैं, लेकिन वो एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, तो उसको मैं सरसरी बता देता हूँ कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो 2 चैनल करते हैं, क्योंकि हमें 2 चैनल सेपरेट चाहिए होते हैं। और PD-170 में भी ऑप्शन 2 ही का मिलता है। कुछ जो कैमरे आते हैं उसमें 4 चैनल भी होते हैं। तो 2 चैनल होता क्या है कि टेप के ऊपर जो वीडियो टेप होती है हमारी, इसके ऊपर अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। मसलन पहला ट्रैक वीडियो है, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर नीचे 2 ट्रैक ऑडियो के होते हैं, जहाँ 4 होंगे वहाँ 4 होंगे, ठीक है ना। 2 ट्रैक जो होते हैं वो ऑडियो के होते हैं, उस पोर्शन पे ऑडियो रिकॉर्ड होती है। एक ट्रैक टाइम कोड का होता है, जो आपका टाइम कोड होता है वो उस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। और ये बड़ी काम की चीज़ होती है टाइम कोड। अमूमन इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम कोड ही आप जब भी कभी कोई रीडिंग लेंगे कि इतने इस जगह पे जो है वो ये बोला गया, तो अब वो जगह का होना आपको कैसे पता लगेगा जब तक आपने टाइम कोड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्योंकि टाइम कोड टेप के ऊपर स्टैम्प होता है। टाइम कोड रन टाइम क्लॉक नहीं है। मसलन ये नहीं है कि टेप जहाँ से लगाई 0 करके चला दिया, वहाँ से ड्यूरेशन ले रहे हैं। टाइम कोड क्योंकि स्टैम्प होता है, तो टेप को आप अगर बीच से भी लगाएंगे तो वो वही कोड दिखाएगा जो उस वक्त का वहाँ का कोड होगा, वो उस पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
टाइम कोड के हवाले से कुछ डिटेल्स होती हैं, कैमरे के मैनुअल्स में आप पढ़ सकते हैं कि किस ऑप्शन पर रख के इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, और प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं हो। क्योंकि अगर आप रीडिंग भेजेंगे बाद में प्रोफेशनल तरीके से भेजना शुरू करते हैं तो वो बहुत काम आएगा आपको। 2 चैनल जो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं वो सेपरेट रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, यानी आप अगर चाहें कि दो माइक अलग अलग रिकॉर्ड करें तो वो अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, और एडिटिंग में ये हमारे पास सहूलत होती है कि हम किसी एक को लें या एक को ना लें, बिल्कुल अलग रिकॉर्ड होते हैं। हम लोग जो डीवीडी वगैरह ये बनाते हैं इज्तिमात वगैरह की, तो उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं इसकी निशानदेही फरमा दें। इसके शॉर्ट्स भी किस तरीके से बनेंगे ये भी बता दें। इज्तिमात जब रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो उसमें हम एक से ज़ायद कैमरे को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक ही वक्त में अगर बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, यानी एक से ज़ायद चीज़ रिकॉर्ड करनी है, तो एक से ज़ायद कैमरे भी चाहिए होंगे, एक से ज़ायद आँख चाहिए होगी उसको देखने के लिए। तो मुबल्लिग के ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उसमें मास्टर शॉट बना लिया जाता है, और ज़्यादा कैमरे होते हैं तो एक सोलो शॉट भी बना लिया, यानी क्लोज शॉट बना लिया जाता है। सोलो शॉट क्लोज, सोलो क्या होता है? सोलो ये होता है कि सिंगल ओवरलेग का, क्लोज क्या होता है? उसके क्लोज अप करीब से शूट किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह एक कैमरा जो है वो ऑडियंस के इंसर्ट बना रहा होता है, जो सुन रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनके इंसर्ट्स रिकॉर्ड कर रहा होता है सुनते वक्त के। उसमें कुछ चीज़ों की एहतियात जो करनी चाहिए वो ये कि एक तो इंसर्ट्स ज़्यादा बनाएं और एक ही लोगों के बार बार ना बनाएं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आप कैमरा लेके गए, किसी के ऊपर शॉट बनाया और आप यूँ ले जाने में बहुत हिलाया शॉट को, ठीक है ना, वो होता है, कैमरा उठा के ले जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो टेप पे नज़र आ रहा होता है, कैमरा उठाया रखा हिल रहा है यूँ। उसके बाद एक आदमी या एक किसी इस्लामी भाई पे फोकस करके उनका इंसर्ट बनाया और वो बस यूँ रखा और थोड़ी देर बाद हटा दिया, तो वो यूज़ नहीं हो पाता। कम से कम एक शॉट जो स्टैटिक शॉट है, जो आप चाहते हैं कि ये एडिट में ये शॉट कट के लगे, वो 10 सेकंड का रिकॉर्ड करें। 7 सेकंड तो कम से कम करें, इससे कम ना करें, क्योंकि अगर वो 2 सेकंड आपने रिकॉर्ड किया वो शॉट वेस्ट हो गया, क्योंकि हम वो पोर्शन तो लगाएंगे नहीं जो हिलता जुलता जा रहा था या जिसमें आप जूम करके और फोकस सेट कर रहे थे। वो शॉट तो उस वक्त तक तो नहीं लग पाएगा, जैसे ही वो शॉट बिल्कुल स्टेबल होगा, लेने लायक होगा, वहीं से लगेगा। और आप उसके फ़ौरन बाद अगर हट गए उस जगह से तो वो नहीं। अच्छा, पर और बहुत सारी कुछ तंजीमी एहतियात भी मेरे ख्याल बयान की गई होंगी कि इंसर्ट ऐसे लोगों के बनाएं जो तवज्जो से सुन रहे हों, जो आपस में बात कर रहे हैं उनके ना बनाएं, छोटे बच्चों के ना बनाएं, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की एहतियात हैं। जमात भाई गालिबन इस पर ज़्यादा वजाहत फरमा देंगे। कुछ वजाहत तो कर दी गई, साथ ही साथ ये भी याद रखें, एक वजाहत शायद नहीं हुई थी, तहरीर जो कर रहा हूँ ना कोई भी इस्लामी भाई, ये तो बहुत अच्छा काम है। हमारा एक मदनी इनाम है कि मदनी फूल लिखे जाएँ हफ्तावार इज्तिमा में, दीगर इज्तिमात वगैरह में। तो बाज़ कैमरामैन बहुत क्लोज लिखते हैं, यहाँ तक कि इबारत सामने नज़र आ जाती है। हमारे मुफत्तिश ये नहीं दिखाते, और हमारा अब जो हमारे तहत जो कैमरामैन्स होते हैं उनकी भी तरबियत होती है। यानी ये अब जितने भी हमारे टेक्निकल स्टाफ है ना, उसका भी जहन है कि ये बिल्कुल क्लोज नहीं, ऊपर से दिखाना है कि बस ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किसकी इबारत है, कि हर शख्स की इबारत जो है वो भी अमानत होती है। तो अब उसको अब इतना क्लोज शॉट के लिखा हुआ वाज़े हो जाए, ये दुरुस्त नहीं, इसकी शरन भी इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसा शॉट अगरचा हमारे काम में ना भी आया, क्योंकि आप देंगे हम नहीं लगाएंगे, कई चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो पर्दे में आ जाती हैं। यानी आपका इज्तिमा ऑन एयर हो जाता है, आप ये मत समझिए कि आपकी बहुत अच्छी कामयाबी हो गई, हमने जो सिलसिला दिया था, जो हमने चीज़ दी थी वो ऑन एयर हो गई। 25 चीज़ें काटने के बाद उसके मतलब समझे कि वो पैवंदकारी के साथ खूबसूरत सा जेल लगा दिया जाता है कि पीछे का ग्राउंड छुप जाता है और ऊपर की खूबसूरती आपको नज़र आ रही होती है। तो उसमें बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बाज़ शरई अगलात भी होती हैं। तो ये एक शरई गलती है रिकॉर्डिंग करने वाले की, कैमरामैन की, इसकी तरबियत करना ज़रूरी है। आपको नज़र आया ना कैमरामैन ने इस तरह ये काम किया है, और लाजमी बात है आप ऐसी सूरत में आप ज़िम्मेदार है। ज़ाहिरी सूरत ये भी है कि आपको कुदरत भी है रोकने की, तो आपको रोकना ज़रूरी हो जाएगा इस सूरत में कि कैमरामैन इतना क्लोज शॉट ना ले कि उसकी इबारत ज़ाहिर हो। हाँ, अलबत्ता अगर उसने इजाज़त दे दी कि मेरी करीब से आप लिख सकते हैं, ले सकते हैं, अगरचा शरअन जायज़ हो जाएगा,
मगर तंजीमी तौर पर हम ये शॉट नहीं लगाएंगे कि देखने वाले को ये बदगुमानी ना हो कि इन्होंने दूसरे की इबारत बगैर इजाज़त के क्लोज शॉट के साथ ले लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये एहतियातें भी आपको पता लगी और वो बाकी सब एहतियातें जो बयान की गई वो इंसर्ट में भी वो सब का होना ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा ये कि जब हम शॉर्ट बनाते हैं, आप सब मदनी चैनल देखते हैं तो पता ही है हमें कि हमारा लोगो जो है वो राइट साइड पे ऊपर यहाँ पे होता है। तकरीबन इतनी जगह लोगो हमारा रिज़र्व है लोगों के लिए। जब सेकंड लोगो लगता है कोई इवेंट हो, वो लेफ़्ट साइड पे तकरीबन इतनी जगह रिज़र्व है। और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 माह फैज़ान चलता रहे, कभी किसका फैज़ान, कभी किसका फैज़ान, कभी फैज़ान अमीर अहले सुन्नत, बस चलता ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह से स्क्रीन का नीचे का अंदाज़न इतना हिस्सा वो टिकर पे या उनके जो बैंड्स लगते हैं, किसी जगह पे इज्तिमा हो रहा है तो उसका लिखा जाता है कि इस जगह का है, फ़लानी जगह पे है, फ़लाना इवेंट है। तो ये जगह, ये राइट साइड पे तकरीबन इतनी जगह और लेफ़्ट साइड पे इतनी जगह। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे कोई ग्राफिक्स होती है, तो जब आपको पता है कि ये हिस्से रिज़र्व हैं और इसमें आगे एक ग्राफिक्स जो है वो लग रही है, यानी इसके पीछे जो चीज़ होगी वो गायब हो जाएगी। तो अब शॉर्ट बनाने की एक एहतियात और आ गई, यानी कि शॉर्ट बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि उधर जो चीज़ जाएगी वो गायब हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ ना जाए कि जो गायब होने से शॉट ख़राब हो जाए। इसके हम कुछ एग्जांपल्स अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। ये जो आप बता रहे हैं इसके बारे में अगर ये एक प्रैक्टिकल तरीका अगर करके बता दिया जाए कैमरे पे किस तरीके से अगर ये करना तो ठीक है, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका करके। अच्छा, अब मैंने जैसे अर्ज़ किया अभी कि आपको को शॉट बनाते हैं तो ये जहन में रखना चाहिए कि क्या वो जगह हैं जहाँ पे हमारी ग्राफिक्स आती है और उसमें क्या जो है वो गलतियाँ हम कर सकते हैं, उनको एहतियात में ना रखा तो। मसलन शॉट ये बनाया, अब आप मुझे बताएं अगर मैं यहाँ लोगो होगा तो ये तो कट जाएगा ना। अब देखें, शॉट अगर ये बनाया हुआ है, फ़र्ज़ करें बहुत क्लोज शॉट लिया हुआ है, तो अब आप मुझे बताएं इसमें अगर बैंड नीचे लग जाए तो इनका यहाँ बैंड लग गया तो ये कट जाएगा ना, है ना। या अगर मैंने शॉट ये बनाया हुआ है क्लोज तो ये लोगों में कट जाएगा। तो बेसिकली क्या कि आपने जो भी शॉट बनाना है जहन में सिर्फ ये रखना है कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ कट तो नहीं जाएगी। अब जैसे इंसर्ट ले रहे होते हैं तो उस वक्त 2 शॉट बनाते हैं या 3 शॉट बनाते हैं। अब ये 2 शॉट बनाया है, ठीक है, अब इस 2 शॉट में तो ये 2 शॉट थोड़ी है, तो एक तो लोगों में कट जाएंगे भाई। ये शॉट गलत हो गया, यानी कि अगर ये शॉट बनाया तो ये एक अल्ताफ भाई जो हैं वो तो लोगों में चले जाएंगे। अच्छा, ये तो अब जो है कट जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ज़िमरन बात इसमें मुझे भी नज़र आ गई, जब शॉट बनाते हैं तो ये देखें आपकी ये जैसे यही शॉट है, अब पीछे टीवी उल्टा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या ये रखा हुआ है, ये चीज़ें, ये बैकग्राउंड को भी देखना चाहिए। मुफत्तिश 100% काटेगा कि ये मेरा जो शॉट बन रहा है कि क्या आया मैंने ये शॉट इतना ऐसा बनाया तो नहीं, कोई चीज़ बैकग्राउंड में तो गलत नहीं आ गई। अब क्या होता है बाज़ों का आप यूँ शॉट बना रहे हैं, ये वाले जो इस्लामी भाई हैं ये तो इनका शॉट बना रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, वो वाले इस्लामी भाई जो हैं वो जमाई ले रहे हैं, बात कर रहे हैं पड़ोस में, तो आप तो पूरा फोकस इन पे थे, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे जब इज्तिमा हो रहा होता है और उस वक्त आप कैमरे पे होते हैं तो वो एक प्रेशर होता है। अब लेकिन उस प्रेशर में आपने इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप शॉट बना रहे हैं और पीछे कोई बातें कर रहा है, अब आपने जहन नहीं, आप तो पूरा ध्यान इन पर रखा हुआ था कि इनका शॉट बना रहा हूँ, हिले नहीं शॉट, फोकस सही हो। तो ये एक एहतियात नहीं, कई एहतियातों को जहन में रखना है। तो इसी तरह जब अब ये शॉट जो मैंने आपको भी दिखाया, ये शॉट गलत है क्योंकि वो कोने में लोगों पे कट जाएगा। इसको कैसे सही करेंगे, इसको ऐसे सही करेंगे, ठीक है, ये बैंड की जगह। अच्छा जी बिल्कुल, सारी जगह जो है वो क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या है, कुछ और भी किस्म के शॉट बनाते हैं लोग जो गलत हो जाते हैं। मसलन ये शॉट गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि इनका देखें, इन भाई का जो था वो सिर्फ आधा नज़र आ रहा है। अब या तो मैं इनको काट दूं, इनको ये शॉट बना लूं, ठीक है ना, वो फिर वो कट जाएंगे। अच्छा, कहीं कहीं वेस्ट हो जाता है,
मतलब अगर आप लोगों के चक्कर में देखें ना, अभी मेरे बुनियादी क्या थे एलिमेंट इस शॉट में, मेरे बुनियादी एलिमेंट ये 2 थे, तो मैं शॉट को यूं भी कर सकता हूं थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल ही कट जाएंगे, कट जाए, क्योंकि अभी ये हैं, या मैं शॉट लेते लेते जो है वो यूं भी कर सकता हूं। तो बेसिकली कंपोजिशंस जो हैं वो बहुत काउंट करती हैं कि आप शॉट क्या बना रहे हैं। 2 शॉट बना रहे हैं, 3 शॉट बना रहे हैं, 4 शॉट बना रहे हैं, बैकग्राउंड में तो कुछ नहीं आ रहा, लोगों में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं कट रही कि अब क्यों मैंने कहा कि ये 2 शॉट गलत है, और मैंने क्यों कहा कि जब ये हम शॉट बनाएंगे तो ये शॉट सही, हालांकि वो भाई भी वहाँ लोगों में कट सकते हैं सेकंड। मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस वक्त हम 2 शॉट बना रहे थे, और जिन 2 का बना रहे थे वो 2 पूरे प्रॉपर सही नज़र आ रहे हैं, हम वो लेना नहीं चाह रहे थे, वो एक्स्ट्रा डिटेल थी शॉट की, तो जो शॉट की एक्स्ट्रा डिटेल थी अगर वो कट रही है कट जाए। लेकिन जब मैं शॉट ये बना रहा हूँ तो इसमें तो मैं ये 2 को ही बनाना चाह रहा था, लेकिन उनमें से एक कट रहे हैं, तो ये तो पोर्शन बेकार हो गया ना पूरा, यानी बुनियादी चीज़ जो मैं लेना चाह रहा था वो वही कट गई, तो ये तो पूरा आधा शॉट ही बेकार हो गया। क्यों ले रहा हूँ फिर मैं, फिर एक सिंगल शॉट लूँ मैं। इसी तरह जब 3 शॉट बना रहे हैं आप, तो 3 शॉट ये 3 शॉट है आपका, ठीक है। अब इसमें आपने ये हेडरूम क्यों रख दिया, ये बेकार हो गया। हेडरूम कम से कम इतना होना चाहिए, नीचे भी जगह हो ऊपर भी जगह हो, हाँ शॉर्ट बैलेंस हो। ये लोगों में नहीं जाए, जैसे अब ये लोगों में जाने का अंदेशा था, थोड़ा सा और जूम आउट कर लिया, ये बन गया शॉर्ट, ठीक है ना। तो ये कंपोजिशंस का ख्याल रखें, शॉर्ट टेढ़े नहीं बन रहे हो, यूँ नहीं बन रहे हो, ये टेढ़े भी बनते हैं वक्त ज़रूरत, दुआ हो रही होती है, लोगों ने हाथ उठाए होते हैं, हम नीचे लेके रशियन शॉट्स होते हैं, ये यूँ लेके पहुँच जाते हैं, ऐसे शॉट बनाते। देखें रशियन शॉट क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि मतलब जैसे कोई दो रहा है, हाथ ऊपर उठाएं, अब ये उठाया ना, अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरह की कोई शॉट लिए, वही एहतियातें रखी। अब ये देखें हाथ नाक पे ओवरलैप हो गया, अगर मैं ये शॉट यूं बना लूं तो ये थोड़ा खूबसूरत नहीं लगता। ये सब चीज़ें बहुत एहतियात, मतलब बहुत डीप काम होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इसको आराम से अगर ध्यान वही है तो अब बहुत सारी मैंने बताया, जैसे हाथ आ गया मुंह पे, शॉट बना रहे हैं, ये नहीं सोचा यार कि हाथ मुंह से अगर मैं ज़रा सा यूँ कर लूँ, शॉट ज़रा सा मैं इधर कर लूँ तो ये पूरा चेहरा ही नज़र आ जाएगा, रो रहा है एक आदमी तो उसका पूरा चेहरा ही दिखा दें। तो इस तरह के शॉट्स भी बनते हैं, लेकिन अब जब ये इंसर्ट बना रहे हैं आप, तो ऐसी सूरत में ये यूँ नहीं होना चाहिए कि टेढ़ा है, क्योंकि ये रशियन तो बना नहीं रहे थे आप तो इंसर्ट ले रहे थे। अच्छा, अब पैनिंग शॉट पे भी इंसर्ट लिए जाते हैं और वो हाथ से नहीं लिए जाते, क्योंकि स्टैटिक नहीं होता। मेरा आज तक हाथ स्टैटिक नहीं है, मैं भी शॉट यूँ हिलता रहता है मेरा। तो ये कैमरामैन की खुसूसियत होती है, उनके हाथ स्टैटिक होते हैं, उनकी उसमें लर्जिश नहीं होती, ठीक है। तो अब ये कि अगर पैनिंग शॉट बना रहे हैं तो वो ट्राइपॉड पे ही होगा। अब जैसे पैनिंग शॉट लेना चाह रहे हैं, अब क्योंकि इसमें पीछे बैकग्राउंड में डिटेल आएगी, क्योंकि हम तो अभी इस वक्त यहाँ पर हैं दूसरे एनवायरनमेंट में, लेकिन इज्तिमा में देखना पड़ता है पीछे का भी। अब जैसे मैं पैनिंग शॉट लेना चाह रहा हूँ, मैं ये इंसर्ट देना चाह रहा हूँ, फर्ज करें, ठीक है। ऐसे एक पैनिंग शॉट में आहिस्ता से यूँ ये रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि ये इंसर्ट में लगे कि ये सारे लोग बैठे हुए हैं। पैनिंग शॉट का फ़ायदा क्या होता है, इंसर्ट में जब आप लगाते हैं, लेकिन ये थीम है कि सोचने वाली बात है कि इंसर्ट में जब आप, मैंने ये 2 शॉट लिए, मैंने ये 2 का शॉट लिया, फिर मैंने एक सोलो वहाँ लिया, फिर यूँ लिया, ये मैंने दे दिया प्रोग्राम में, बीच में वो लग भी गए, लेकिन मैंने डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे पास कैसे लोग बैठे हुए थे, कि अरेंजमेंट क्या थे, कितने लोग थे। हाँ, सीधा लोगों को 4-5 लोगों को मैंने यूँ दिखा दिया, तो वीडियो के मैं तो देख रहा था वहाँ पे, मुझे तो पता है क्या इन्वायरमेंट था, क्या माहौल बना हुआ था, लेकिन व्यूअर को नहीं नज़र आया, क्योंकि उसको पोर्शंस नज़र आए। तो पूरी लोकेशन को डिक्लेयर करने के लिए बाज़ औक़ात ये पैनिंग, जूम आउट, जूम इन, ये शॉट्स नेसेसरी होते हैं। और अब एक माहौल रिकत बंदी भी है पूरे मजमे में, तो आप ये छोटे शॉट लेके लगाएंगे, वो मज़ा नहीं करेंगे। आप एक शॉट कम से कम दिखाएंगे कि 25-30-50 लोग, 100 लोग जो हैं वो रिकत में हैं, तो उससे डिक्लेयर होगी वो जगह। हज़ारों लोग हैं तो उनको जाहिर सी बात है, फिर आप किसी एक पे जाएंगे, उसको फोकस आउट, जूम आउट करते हुए, और फिर दिखाएंगे कितना बड़ा मजमा है। ये चीज़ें दिखाने वाली होती हैं, लेकिन इसमें भी बहुत एहतियातें हैं। पूरा इज्तिमा आपने यूँ दिखाया, पीछे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चाय बट रही है, वो भी दिखा दिया, पता लगा, तो उसको बचाएं, थोड़ा सा हेडरूम डाउन कर दें। ये चीटिंग्स होती हैं। अब यही अगर ये 4 लोग बैठे, आपने कहा यार 100 लोग बैठे हुए हैं, मगर पीछे बहुत लोग गलत हो रहा है, उसको रोक भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप यूँ टिल डाउन कर देंगे थोड़ा सा। अब ये कि पैनिंग का मैं आपको बताने जा रहा था,
मकसद अब इसमें फोकस और ये चीज़ों को मैं इस वक्त मलूज़ नहीं रखूँगा, सिर्फ जो मकसद बयान कर रहा हूँ उसको मैं आपको, अब ये मैं पैनिंग लेना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ से ये चले शॉर्ट और यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये चीज़ है ये स्मूथ नहीं होगी क्योंकि आपका हाथ सेट नहीं है या जो भी वजह है। मैं यहाँ से शुरू करूँगा इस शॉट को, यहाँ से नहीं, जहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ से शुरू करूँगा इसको। और मैंने ये शुरू किया, लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचा तो मैं स्मूथ हो चुका था और मैं इसको जहाँ तक लेना है वहाँ से थोड़ा आगे तक मुझे यहाँ लेना था, मैं यहाँ थोड़ा आगे तक आके रोक गया। या अगर मैं बहुत अच्छा कैमरामैन हो गया हूँ तो मैं शुरू तो भले कर लूँगा थोड़ा सा पीछे से, जैसे यहाँ से मैंने यूँ शुरू किया और स्मूथ रखा अपने हाथ को, और जहाँ मुझे रोकना है यहाँ रोकना है तो मैंने आराम से ला के रोक दिया। लेकिन क्या चीज़ गलत होती है जिसकी वजह से ये बता रहा हूँ, होता क्या है, आपने यहीं से शुरू किया, आप यूँ हिला और यूँ शुरू हो गए, आप वो शुरू का पोर्शन ही ख़राब हो गया। लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट लेना था, जहाँ से स्टार्ट लेना था वहीं से मैंने शुरू किया। ट्राइपॉड जब चलना शुरू करता है तो झटका लेता है, तो अब मैंने ये चलना शुरू किया, मैंने यूँ किया और ये झटके से मैं चला और फिर मैं आगे आके स्लो हो गया, फिर मैं यूँ तेज़ हो गया, फिर स्लो हो गया। ये सब बेकार है। एक वेलोसिटी पे जाए और ख़ास करके जो ये स्टार्ट पॉइंट है इसको मौका दें, थोड़ा पीछे से लें, एंड में आप लाके आराम से रोक सकते हैं। एंड करना इतना मसला नहीं है, एंड में लाके आप अपने हाथ को सिर्फ छोड़ना ही है ना, ये छोड़ दिया रुक गया। अच्छा, अब ये पैनिंग है, जैसे ये भी टाइट हुई हुई है ना, तो ये मैंने ज़रा सी खोली, अब ये जो है ना हार्ड चलेगा। कुछ ट्राइपॉड बड़े फ्री होते हैं, ये फ्री नहीं है, ये थोड़ा सा जम के चल रहा है, ये अच्छा है, पैनिंग इसमें अच्छी होगी। जो फ्री होते हैं उसमें आपने यूँ रखा वो भागता है, तो जब वो भाग रहा है अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हल्का सा। हाँ, अब वो लाइव प्रोग्राम्स के अंदर होता है कि अगर जैसे वो कहते हैं पैनिंग करो तो वो ये अगर ये खोला, अब ये हिला, अब ये सब तो बेकार हो गया। तो जब स्टैंड बाय पहले करते हैं फिर उसके बाद शॉट लेना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुबल्लिग के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जो शॉट बना रहे हैं वो क्या होने चाहिए। तो कोई एक अगर यहाँ बैठ जाएं आप में से, आप आ जाएं। मुबल्लिग के हवाले से मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें और शॉर्ट कंपोजिशंस क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा था। कि जैसे ये जो एक तो वही एहतियातें हैं, कॉर्नर बचाना है, ये कॉर्नर बचाना है, ये बॉटम बचाना है, यानी आपके पास स्क्रीन मौजूदा कितनी है वो आपको पता होना चाहिए, पूरी स्क्रीन नहीं है आपके पास, ये कहलाते हैं सेफ फ्रेम। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये अगर मैंने यहाँ एज पे रिकॉर्ड किया है तो ये वैसे ही इतना कट जाएगा। लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे अगर ये मैंने रिकॉर्ड किया है तो ये मुझे इतना मिलेगा ऑन एयर पे। ये पहले ही थोड़ा सा सेफ फ्रेम होता है तो एक इंच तो 4-5 पिक्सल तो पहले ही आपके कट जाते हैं। अब ये एक शॉट है, ये लूज शॉट है, ठीक है, ये मैंने लूज शॉट बनाया। ये जो है ये मिड शॉट है, तकरीबन सोलो है लेकिन ये करीब है। अब ये BCU की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये बिग क्लोजअप है। तो ये जो इतना क्लोज शॉट है ये हमारे यहाँ चलता नहीं है, तो इसको लेने की हाजत नहीं है मुबल्लिग की। इंसर्ट्स के अंदर लेते हैं लेकिन वो भी हम 2-3 लोगों का करके लेते हैं, उसमें भी कोशिश करें कि ज़्यादा किसी के ऊपर क्लोज ना जाएं अनटिल अनलेस के वो ज़रूरी है। जैसे रिकत आई हुई है जो मैंने अभी एक रशियन शॉट दिखाया। तो अब ये शॉट बन रहा है, अगर आप शूट कर रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि जिस वक्त ये शॉट्स आप अपने डिसाइड कर लेते हैं पहले ही। अगर ये भी शॉट है और ये भी शॉट है, थोड़ा सा फ़र्क है ना, ये भी शॉट है ये भी शॉट है, तो आप अपने पहले शॉट डिसाइड कर लेते हैं। ये नहीं हो कि एक बयान में आप जूम करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर जब जूम आए तो यहाँ आ गए, और जब दोबारा जूम आउट किया तो वो यूँ करने के बजाय आपने यहीं पे छोड़ दिया। शॉट्स एक जैसे होने चाहिए और वो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब ये मुझे फुल लूज़ मिल नहीं रहा है क्योंकि ये कैमरे की लिमिट आ गई है यहाँ पे, इस पर रुक गया है। वरना इज्तिमा के अंदर आप जब मास्टर शॉट लेते हैं तो मास्टर शॉट को भी एक शॉट को पहले बना के देखा जाता है, फिर फिक्स कर दिया जाता है कि ये मेरा मास्टर शॉट है। अच्छा, अब जैसे मास्टर शॉट है, जब आप इज्तिमा शुरू होने से पहले मुबल्लिग नहीं भी बैठा है तो मास्टर शॉट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ डिसाइड करना, क्योंकि जिस वक्त प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और आप उस वक्त डिसाइड करेंगे तो वो वक्त आप ज़ाया करेंगे। मास्टर शॉट में आपने डिसाइड किया कि ये मेरा मास्टर शॉट होगा, फिर आपने देखा नहीं यार ये एक साहब यहाँ नज़र आएंगे, अच्छा या तो मैं इन साहब को मूव कर दूँ, या अगर ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं दिखानी, साहब नहीं है मसलन कोई चीज़ है,
तो आपने कहा नहीं यार मेरा शॉट जो है ना मास्टर ये होना चाहिए, तो अब आपको पता है कि जब आपने मास्टर बनाना है तो पूरा जूम आउट नहीं करना। इसी तरह अच्छा मास्टर शॉट क्या होता है, ये अभी हम शॉट इस पे चलेंगे, वो देख रहे होंगे आप इज्तिमा के शॉट्स हैं, हमारे जो इज्तिमा रिकॉर्ड होते हैं उनके कुछ शॉट्स रेफरेंस के लिए अभी यहाँ वीडियो चल रही होगी। तो ये इस तरह के जो शॉट्स हैं वो बनने चाहिए। इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो ख्याल रखने का आपको पहले भी बताया गया, फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि साइड के फ्रेम्स का लोगो कहाँ होगा, इन सब चीज़ों का ख्याल करें। और मज़ीद जो चीज़ें हैं कि कोई फालतू चीज़ नज़र ना आ रही हो, शॉट ख़राब कर रही हो, खामा फ्रेम में आ रही है तो डिटेल तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, तो ये समझ लिया हमने कि ये जो भी कंपोजिशन हम बनाएंगे ये दिमाग में महफूज होगी, और हम अगर शिफ्ट कर जाते हैं कैमरा, मसलन मैंने ये शॉट जो है वो बनाया, अब मैंने इसमें बुनियादी चंद चीज़ें अपनी याददाश्त के लिए महफूज कर ली कि मुझे अगर ये शॉट दोबारा बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊँ। मसलन कि ये फ्लोर जो है इतना नज़र आ रहा है और हेडरूम पे इतनी जगह है और साइड ये एज है मेरे पास फ्लोर की, मैंने ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखी हैं अभी, ठीक है। ये मैंने शॉट हिला दिया, ये शॉट मैंने हिलाया, और अब मुझे फ़ौरन वापस इधर आना है। तो मुझे शॉट कैसे बनेगा, ये वापस मैंने ये एज ली, ये एज मैंने पहले भी ली थी, ये शॉट था। ये आपने शॉट जो बनाया आपको याद है ना कि मैंने इनको सेंटर में रखा था, ये जो तख़त की एज थी ये इतनी थी, अंदाज़न फ्लोर इतना था और हेडरूम इतना बाकी था, ये मैंने एक शॉट। अब ये 19-20 चलता है, 19-20 चलता क्या मतलब है, मसलन मैंने ये बनाया था पहले ये शॉट बनाया था, अब मैंने ये ज़रा सा ये बना लिया। जूम इन जूम आउट का भी यही है, दिमाग में रखना उसका। हाँ, वो भी आपको दिमाग, अब ये मैंने हिला दिया ना सब कुछ, ये देखें जूम इन जूम आउट वापस करके वहीं ले आऊँगा मैं। अब ये अगर मैंने अभी ये रखा तो आपको भी पता है कि ये शॉट तो नहीं था, पहले क्या शॉट था, ये शॉट था, ये शॉट था, बस तो यही है, फिर यही है। अच्छा, अब ये कि ये आपने महफूज कर लिया। अच्छा, जिससे मुबल्लिग को बना रहे हैं इंसर्ट उससे नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आपने इंसर्ट के लिए कैमरा घुमाया तो मुबल्लिग जो बोल रहा है वो फिर सब गया, वेस्ट हो गया। और जितनी देर में आप ये इंसर्ट बना रहे हैं, अब इतनी देर में हम क्या लगाएंगे, मुबल्लिग भी नहीं है हमारे पास इस शॉट लगाने के लिए। अब ये जैसे मैं शॉट बना रहा हूँ, अभी बना नहीं है, ये वक्त में मैं क्या लगाऊंगा, शॉट क्या लगेगा, क्योंकि मुबल्लिग भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये तो शॉट ही ख़राब है। तो वही तो इंसर्ट जो आप बना रहे हैं जब तक बनेगा नहीं उस वक्त तक क्या लगाऊंगा मैं, तो 2 कैमरे चाहिए होते हैं इसलिए। अच्छा, अब देखें ये एक सिनेरियो भी होता है कि जैसे मुबल्लिग बयान करते करते और वो मूवमेंट भी करता है, मसलन वो नारा लगवाता है तो वो हाथ उठाता है, वो 2 जानू बैठा है, अगर थक जाता है तो वो थोड़ा सा शिफ्ट करता है पाँव को अपने। मकसूद भाई थोड़ा सा अपने ये मैं क्लोज कर रहा हूँ आपके, थोड़ा सा पाँव की शिफ्टिंग कीजिएगा। अब जैसे ये शिफ्ट करना शुरू किया, मुझे पता लग गया ना, ठीक है, मैंने अपना कैमरा ये इसके हिसाब से ये, और बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं, यूँ नहीं होगा, जूम आउट भी होगा तो वो यूँ नहीं होगा, एक दफ़ा और थोड़े से मूवमेंट। अब जब मैंने इतना क्लोज बनाया हुआ देखें, ये इन्होंने करना शुरू किया, ये मैंने ये स्लो शुरू कर लिया। अब अगर ये मैंने एडजस्ट कर लिया कैमरा, ठीक है ना, अब इस पोर्शन में, इस एडजस्ट के पोर्शन में एक दफ़ा इनका सर बिल्कुल यूँ एज पे आ गया, वो मैनेजेबल नहीं था, इतना फास्ट मेरे हाथ नहीं चले, तो उस पोर्शन पे हम इंसर्ट लगा देंगे जो आप दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप हाथ हिलाएं, नारा लगवा रहे हैं आप, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बदनी इनाम। अब देखें ये अगर ये यूं रह गया तो ये ज़ाया हो गया है ना। अब क्या हुआ कि आप दोबारा करें, लगवाएं, ये शॉट बना हुआ था, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मैंने शॉट एडजस्ट कर लिया, मदनी इनामात पर अमल कीजिए। अब इसमें तरीक़ेकार क्या था कि जिस पोर्शन पे मैं हिला रहा था कैमरा उस पोर्शन पे शॉट लगेगा, लेकिन क्या मैं इतना मौका दूं कि इनका एक जस्टर कंप्लीट हो जाए ताकि मैं इंसर्ट पे जाऊं और फिर मैं वापस आ जाऊं। कैसे, इसको दोबारा करते हैं, करिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी। अब वो जो जूम वाला पोर्शन था ना, उसको काट के उसकी जगह इंसर्ट भी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों को इंसर्ट लगा, वापस आए तो शॉट पूरा हुआ है, वापस आए तो शॉट सही था, ये सही कर लिया था मैंने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा एहतियात करने की हाजत होती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, वाइट बैलेंस करते हुए हमें देखें, ये ख्याल रखें कि अब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाइट है। ये 2 किस्म के वाइट यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे, ये देखें, ठीक है ना, ये 2 वाइट हैं। किसको हम वाइट मानेंगे, जिसको हम वाइट मानेंगे उस पर वाइट बैलेंस करेंगे और फिर वही कैमरा उसको वाइट मानेगा। अच्छा, क्यों वाइट बैलेंस करते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखें, स्किन टोन है। अब देखें स्किन की जो टोन है ना, ये जो कलर है स्किन कलर, ये बिल्कुल एक अलग सी एक अलग कलर, स्पेशल कलर है, ज़्यादा थोड़ा सा रेडिश हो रहा है,
देख रहे हैं ना स्किन में, ये स्किन टोन वो चीज़ है कि जो आपको एक्चुअल कलर बता देती है फ़ौरन, और स्किन में अगर ये रेडिश मुझे फील हो रहा है। अब यहाँ वाइट देखें, ये दोनों वाइट जो है ना, मेरी नज़र में ये दोनों वाइट सही नहीं है, लेकिन मैं किसी एक वाइट को पकड़ता हूँ और इसको लेता हूँ, ये ब्लू की तरफ जाएगा। अब देखें, कोशिश ये करनी चाहिए कि वाइट जो है वो पूरा वाइट रहे, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वाइट लिया, अब देखें, अब क्योंकि इस वाइट पे बैलेंस किया है तो अब ये टोन हो गई डिफरेंट, ठीक है ना। अब मैं दूसरे वाइट पे करता हूँ और आपको फील होगा डिफरेंस। आ जाओ इस पे करो, ये देखें येलोइश है। इसी तरह वाइट कलर को जो है वो चूज़ करना वाइट बैलेंस करते वक्त बहुत ही ज़रूरी है। अमूमन इसके लिए जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये करते हैं कि इसके लिए हम वाइट पेपर रखते हैं पास, और कैमरामैन के सामने एक आदमी लेके जाता है, वो वाइट पेपर पकड़ के खड़ा हो जाता है और उस पर वाइट बैलेंस हो जाता है। क्योंकि 100% वाइट होगा तो फिर वाइट बैलेंस प्रॉपर होगा उस लाइट के हिसाब से, कि इस वक्त ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड वाइट कलर है इस लाइट में ये ऐसा दिख रहा है, कैमरा फिर उसको 100% वैसे ही लेगा। अब अगर मैं इस वक्त मैंने चीट कर दिया ना कैमरे को, मैंने येलोइश कलर को कहा ये वाइट है तो उसने देखा टोन ही येलोइश होगी। अब मैं अगर इसको मैं और चीट करता हूँ, आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा और चीट करता हूँ इसको, ये लें। अब क्या हुआ कि इसको चीट कर दिया ना हमने, मैंने कहा ये वाइट है, ये वाइट तो नहीं है, तो उसने भी उसको कितना फीका कर दिया और आपकी स्किन की टोन बिगड़ गई। स्किन टोन वो चीज़ है जिससे आप फ़ौरन पकड़ सकते हैं कि ये इस वक्त वाइट बैलेंस सही हुआ है या नहीं हुआ हुआ। बस ये एक तजुर्बा होता है बेसिकली, लेकिन ये आहिस्ता 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 आपको हो जाएगा। स्किन टोन से आप पकड़ लेंगे कि स्किन प्रॉपर आनी चाहिए। अब ये रेडिश आ गया। कलर के अपने टेम्परेचर्स होते हैं, हर कलर का टेम्परेचर होता है कि ये तेज़ लाइट होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो कलर्स को किस टेम्परेचर में दिखाती है डिपेंड करता है कि कैसी लाइट है। अब जो लाइट इस वक्त हुई हुई है ये 5400 के केल्विन पे ये इस वक्त वाइट बैलेंस हुआ हुआ, ये टेम्परेचर है इस वक्त कलर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।